ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पार्ट ए का है। ये जो पूरा चैप्टर है बेसिकली यहाँ हमें बताया हुआ है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। अब देखो अपने इंडिया में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटिटीज हैं, जैसे कंपनी है हमारे पास में, कुछ कुछ कंपनीज क्या होती है, लिस्टेड होती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, एनबीएफसीज हैं, पीएससीज हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे एंटिटीज हैं उनके ऊपर क्या क्या गवर्नेंस एप्लीकेबल है, कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है गवर्नेंस के कंसर्न में, वो पूरा हमें इस चैप्टर में देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि जो भी कंपनीज में बनी हुई है कंपनीज एक्ट के अंडर, उनके ऊपर गवर्नेंस की जो भी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगी, ऑब्वियसली वो कहाँ गिवन है, हमारे कंपनीज एक्ट में। अगर कोई एंटिटी लिस्टेड है तो उसके रेगुलेशंस हमें कहाँ गिवन है, सेबी एलओडीआर में गिवन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बैंक्स की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, इसमें एनबीएफसीज भी आ जाएंगे, तो उसके ऊपर कौन सी रेगुलेटर है, ऑब्वियसली आरबीआई है। और इसके अलावा कुछ अलग अलग टाइप के एक्ट्स भी एप्लीकेबल होते हैं जो अभी हम थोड़े टाइम में देख लेंगे, फाइन। इसके बाद में आते हैं हम लोग इंश्योरेंस कंपनीज पे। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर एक तो इंश्योरेंस एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, और अथॉरिटी कौन सी है, IRDAI जो है अपनी अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और अगर हम लास्ट में बात करें जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जैसे हम बोलते हैं डीपीई। तो उसने गाइडलाइंस दी है। तो ये अलग अलग एक्ट्स और अथॉरिटीज हैं, इन्होंने अलग अलग गाइडलाइंस दी हैं। किसके ऊपर गाइडलाइंस दी हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर गाइडलाइंस दी हैं, जो कि हमें माननी है, ठीक है। चलो अब वन बाय वन हम लोग एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें सबसे पहले कंपनीज एक्ट की, अच्छा एक चीज सुन लो, जो आपका कंपनीज एक्ट है, इस वाले चैप्टर में कंपनीज एक्ट का सिर्फ और सिर्फ समराइज्ड पोर्शन हमें गिवन है। अभी जो इसके बाद चैप्टर नंबर 3 से लेकर और चैप्टर नंबर 10, 11 तक हमारे चलने वाले हैं, तो उस पूरे चैप्टर्स में हमने कंपनीज एक्ट को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जो भी गवर्नेंस के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, नॉर्म्स हैं, चैप्टर नंबर 3 से लेकर और चैप्टर 10 तक वो वहां पर डिटेल में आ जाएगा। यहाँ पर हमें ओनली सिर्फ क्या पढ़ना है, कंपनीज एक्ट के समराइज प्रोविजंस के। अच्छा ये पॉइंट्स हैं जो हम आगे जाके देख लेंगे। इसके अलावा जो अपना सेकेंड पॉइंट था एलओडीआर, तो एलओडीआर भी हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ना है। एलओडीआर का भी हमें ओनली समराइज फॉर्म में यहाँ पे गिवन है। आपका जो सब्जेक्ट है सीएफ, वहां पर आपका एलओडीआर पूरा रेगुलेशंस हमें गिवन है, यहाँ हमारे कोर्स में वो इतना नहीं है। चलो अब देख लेते हैं सबसे पहले कंपनीज एक्ट में क्या क्या चीजें गवर्नेंस के रिगार्डिंग है। देखो डायरेक्टर्स के बारे में बताया है, तो अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सब कुछ हम चैप्टर 3 में पढ़ लेंगे। वुमेन डायरेक्टर, केएमपी, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, तो ये पूरे पॉइंट्स चैप्टर 3 में आ जाएंगे, यहाँ हमें ओनली पॉइंट्स देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके डिस्क्लोजर्स एंड ट्रांसपेरेंसी है, रिपोर्टिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये भी अलग अलग चैप्टर्स में एसएस है। तो अलग अलग चैप्टर्स में जितने भी आपके सेक्शंस है कंपनीज एक्ट के, कुछ तो आप ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ चुके हो, कुछ हम अभी आगे वाले चैप्टर्स में देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, देखो हमें क्या गिवन है, कमिटीज हो गई, सेक्रेटेरियल ऑडिट हो गई, एनएफआर चैप्टर नंबर 7 में हमारे आ ही जाएगा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ई वोटिंग, क्लास एक्शन सूट, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है। ये सारी चीजें, ये रिपीट हो गया है गलती से, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं डिटेल में हम आगे देख लेंगे। ओके अब हम लोग चलते हैं एलओडीआर पे, यानी हम बात करने वाले लिस्टेड एंटिटीज की। तो लिस्टेड एंटिटीज के ऊपर कौन से रेगुलेशंस एप्लीकेबल होती हैं, सेबी एलओडीआर, और उसमें जो गवर्नेंस की रेगुलेशंस है वो कौन से रेगुलेशन नंबर 4 है। तो रेगुलेशन नंबर 4 में हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर्स एंड ऑब्लिगेशन। देखो जो भी डिस्क्लोजर्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, अब हमें जो डिस्क्लोजर देना होता है वो देखो कैसा होता है, एक्यूरेट, टाइमली, फेयर, रिलायबल होना चाहिए। इसके अलावा इसके वजह से किसी को भी ऐसा नहीं है कि आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, कि आपने सिर्फ लिमिटेड लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली कुछ डिस्क्लोजर्स के रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स हमें गिवन है, तो वो एलओडीआर में डिटेल में डिफाइन हो रखे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड जो टॉपिक है हमारा, दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स। अब देखो ये हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले है राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स जो है उसको कंपनीज एक्ट बहुत सारे राइट्स देता है, जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू रिसीव नोटिस, राइट टू अटेंड मीटिंग्स, वोटिंग कर सकते हैं, और जितने भी सारे के सारे राइट्स हैं, ये सारे राइट्स सबको मिलेंगे। इसके लिए हम बात करते हैं इक्विटेबल ट्रीटमेंट की। ऐसे मतलब ये नहीं है किसी के पास शेयर ज्यादा है तो उसको ज्यादा राइट्स मिल रहे हैं,
किसी के पास शेयर्स कम है तो उसको कम राइट्स मिल रहे हैं, नहीं, जो सबको राइट्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, एकदम इक्विटेबल। तो चाहे इंडियन शेयर होल्डर हो चाहे फॉरेन हो, शेयर ज्यादा है शेयर्स कम है, हमें कोई मतलब नहीं है, सारे के सारे राइट सबको इक्वली ही मिलेंगे, ठीक है। देन आता है हमारा इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी, टाइम पे। ऑब्वियसली बात है, अगर रिजल्ट्स आपके क्वार्टर के हैं, आप उनको दे रहे हो 2 साल बाद, तो कोई सेंस नहीं बनता ना, तो इन्फॉर्मेशन हमें टाइमली देनी है। इसके बाद में आता है हमारा रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। ऑब्वियसली बात है, आजकल हम सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते हैं, रिमेनिंग सारे शेयर होल्डर्स के अलावा जो रिमेनिंग स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उनका भी रोल है गवर्नेंस में। देन आता है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी आप जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको टाइम पे अगेन वही रेलेवेंट, एडिक्वेट और इक्विटेबल तरीके से डिस्क्लोज करो। और लास्ट में हमारा आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल पूरा चैप्टर है, हम उसमें देख लेंगे। तो ये हो गया हमारा एलओडीआर। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट एंड एलओडीआर ऑलरेडी काफी समराइज फॉर्म में आपको यहाँ पे गिवन है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो रिमेनिंग हमारे थे, रिमेनिंग वाले और कहीं नहीं आएंगे, वो इसी चैप्टर में गिवन है और काफी डिटेल में हमें यहाँ पर वो चीज गिवन है। देखो, सबसे पहले इसमें क्या बात करी है, हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो बैंकिंग में हमारे जितने भी बैंक्स हैं वो आ जाएंगे, और इसके अलावा हमें एक एनबीएफसी पढ़ना है। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं बैंक्स के बारे में, और उसके बाद में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एनबीएफसी के बारे में, ठीक है। तो बैंकिंग से एक बार हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो जो हमारे बैंक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, उसके ऊपर कौन कौन से मेजरली एक्ट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं, हमें यहाँ पे लिस्ट गिवन है। सबसे पहले तो बेसिक जो है अपना कौन सा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ये तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। देन हम बात करें एसबीआई, तो एसबीआई अपने आप में एक बॉडी कॉर्पोरेट स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका अपना खुद का एक्ट बना हुआ है, एसबीआई एक्ट। देन जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक्स क्या होते हैं, जो पहले बेसिकली प्राइवेट वाले थे पर उनको लेटर गवर्नमेंट ने एक्वायर करके वो बन गए नेशनलाइज्ड बैंक्स। तो उनके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल हो रही है वो 2 एक्ट है, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980। ये जो एक्ट है वो पहले आपको गिवन थी इलैबोरेट करके, अब वो आपके कोर्स से हटा दी गई है। तो हमें बस इसके 2 से 3 बेसिक पॉइंट्स हैं बीच बीच में, वो देखने हैं, डिटेल में हमें ये एक्ट्स यहाँ पे नहीं पढ़नी है। देन अगर हम लोग बात करें जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता ही है, और इसके अलावा जो रिमेनिंग बैंकिंग सेक्टर वाला एक्ट है या अदरवाइज आरबीआई रेगुलेशंस हैं वो भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। अब जो बैंक्स लिस्टेड हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली बात है, लिस्टेड होते ही क्या एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके ऊपर, सेबी एलओडीआर एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप फॉरेन में ट्रांजैक्शंस करते हो तो फेमा तो एप्लीकेबल होता ही है, हम देखते ही हैं फेमा में एडी कैटेगरी बैंक्स वगैरह आती है, तो अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो फिर फेमा भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए एक कमिटी है, दैट इज बेसल कमिटी। बेसल कमिटी ने क्या किया था, गवर्नेंस के रिगार्डिंग कुछ अपने गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड की थी। बेसिकली कमिटीज जो है वो गवर्नमेंट क्यों बनाती है कि वो रिसर्च वगैरह करके उसके ऊपर अपनी गाइडेंस वगैरह दे पाए, और वो गाइडेंस वगैरह देगी तो फिर उसको यूज करके फिर वो लॉ में इनकॉर्पोरेट करते हैं, ठीक है। तो जुलाई 2015 में इस कमेटी ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी गवर्नेंस के ऊपर। देखो, सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, गवर्नेंस हो और उसमें बोर्ड की ड्यूटीज नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रिंसिपल इसमें आपके टोटल 13 प्रिंसिपल्स हैं बेसिल कमेटी में। प्रिंसिपल नंबर 1 से लेकर 3 तक जो आपके प्रिंसिपल्स है 1, 2 एंड 3, ये प्रिंसिपल्स आपके बोर्ड से रिलेट करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि बोर्ड की सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, बोर्ड की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता है बैंक के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करनी है, स्ट्रैटेजीज अचीव करनी है, कंप्लायंस होनी चाहिए, वही बेसिक। देन आता है बोर्ड की क्वालिफिकेशंस एंड कॉम्पोजिशन। ऑब्वियसली बात है जो बोर्ड है वहां पे मेंबर्स किस तरीके के होने चाहिए, उनके पास में प्रॉपर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस, नॉलेज वगैरह सब कुछ होनी चाहिए। देन थर्ड आता है प्रिंसिपल्स जो है दैट इज बोर्ड का ओन स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे वही है कि उनको जो काम करना है, पॉलिसी, प्रोसीजर, सिस्टम, आईसीएस, ये सब कुछ बनाना पड़ेगा, तो वो इसमें आ जाएगा। देन प्रिंसिपल नंबर 4 है हमारा सीनियर मैनेजमेंट। अब ऑब्वियसली बात है बोर्ड का काम खत्म हो गया, यहाँ पे आप किसका रोल स्टार्ट होता है, सीनियर मैनेजमेंट का, क्योंकि सीनियर मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन का काम करने वाले हैं, फाइन। तो वो सब कुछ चेक करेंगे कि बैंक की स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रही है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जो एक्चुअल में एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो सब आ जाएगा। देन गवर्नेंस ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर। अब एक चीज याद रखना, अगर कोई एक होल्डिंग कंपनी बेसिकली पेरेंट कंपनी है तो उसकी ड्यूटी सिर्फ अपने खुद की कंपनी के गवर्नेंस की नहीं होती, उसकी जो ड्यूटी है वो उसकी कंपनी जितनी भी ग्रुप कंपनीज है, सब्सिडरी कंपनीज हैं, उन सबकी होती है। तो आपको ना सिर्फ खुद का बल्कि आपके ग्रुप स्ट्रक्चर जो है
उसमें भी क्या काम करना है, गवर्नेंस को इवॉल्व करना है और गवर्नेंस का ध्यान रखना है। देन प्रिंसिपल नंबर 6 से लेकर और 8 तक जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हमारे रिस्क मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, अब देखो रिस्क मैनेजमेंट हमने सबने डिटेल में पढ़ लिया है ऑलरेडी। तो रिस्क मैनेजमेंट होगा वो किसके डायरेक्शन में होगा, चीफ रिस्क ऑफिसर। देन आपको रिस्क को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटरिंग करना है, कंट्रोलिंग करना है। मतलब पूरा बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है वो तो आपको करना ही पड़ेगा। देन आता है रिस्क कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, हम रिस्क को ऐसा तो नहीं है ना कि बस ठीक है आइडेंटिफाई कर लिया अपने आप तक रख लो, नहीं, वो हिरार्की में आपको कम्युनिकेट करना है बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको कम्युनिकेशन भी करना है। तो ये हम तीनों चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं चैप्टर नंबर 12 में। देन आते हैं कॉम्पनसेशन। ऑब्वियस बात है, बोर्ड है या एम्प्लॉय सब फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो जो आप उनको रेम्युनरेशन दोगे, जो उनको पेमेंट दोगे, वो चेक करके दोगे कि वो उनकी एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग हो, कंपनी के रिस्क के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो आपको सारा एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ चेक करके वो काम करना है। देन प्रिंसिपल नंबर 12 है डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, जितनी भी सारी चीजें हैं, कंप्लायंस एस्पेक्ट्स हैं और जो भी आपने काम किया, कैसे किया, क्या नहीं किया, वो सब कुछ आपको डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे। देन आता है अपना लास्ट प्रिंसिपल रोल ऑफ सुपरवाइजर्स। ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे लोग वहां पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो अब आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि हर कोई पर्सन अपने आप से ही इतना मोटिवेटेड होगा कि वो काम कर ले, नहीं, सुपरविजन सबको चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप किसी से पूछ सकते हो, आपको कोई गाइड करने के लिए है, तो आपका गवर्नेंस ऑब्वियसली अच्छे से हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट रोल ऑफ सुपरवाइजर्स। तो ये हमारे 13 प्रिंसिपल से बेसल कमिटी के। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आरबीआई के डायरेक्शंस है 2019 की। आरबीआई ने बेसिकली डायरेक्शंस दी हैं, वो किसके लिए दी हैं, डायरेक्टर्स के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है हमारी, बेसिकली एसबीआई हो गई, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए, इन बैंक्स के लिए जो डायरेक्टर्स हम अपॉइंट करेंगे, अब देखो इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, तो आप ऐसे ही किसी भी रैंडम आदमी को मुंह उठा के तो अपॉइंट कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला है, आरबीआई ने फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया दिया है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डेंस में ही इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना, डायरेक्टर के इलेक्शंस होंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है, जो आपका क्राइटेरिया है, फर्स्ट वाला पॉइंट कि जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या कॉन्स्टिट्यूट करनी है, एक एनआरसी। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां पे इतने सारे लोगों का अपॉइंटमेंट होगा, डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होगा, तो वो कौन करेगा, उसके लिए किसका काम है, एनआरसी के तो काम है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी। तो सबसे पहले आप डायरेक्टर्स को अपॉइंट करो, उससे पहले आपको क्या फॉर्म करनी है, एनआरसी, बिकॉज पूरा अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन का काम कौन संभालने वाली है, एनआरसी। तो पहले एनआरसी बनानी है, एनआरसी के हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे और फिर हम किसके ऊपर आ जाएंगे, जो हमें अपॉइंटमेंट करना है, इलेक्शंस करना है, उसका क्या प्रोसेस है उस पे, ठीक है। तो अपना स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे क्या बोला, डायरेक्शंस में क्या बना लो, एनआरसी बना लो। अब भाई कुछ बेसिक चीजें गिवन है, मिनिमम उसमें क्या होंगे, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होंगे, ठीक है, उसमें से भी हाफ क्या होने चाहिए, एटलीस्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। और क्या बोल दिया, एक मेंबर किसका होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी में से होना चाहिए। तो एनआरसी और उसका हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि नॉमिनी डायरेक्टर जो होता है, यानी जो गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और सेफगार्ड करने के लिए अपॉइंट करा है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी डायरेक्टर एनआरसी का पार्ट नहीं हो सकता, बिकॉज अगेन एनआरसी में हम क्या चाहते हैं, सारे के सारे जो लोग हैं वो अनबायस्ड रहे, लेकिन नॉमिनी आएगा तो फिर वो बायस हो जाएगा। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कोई भी नॉमिनी डायरेक्टर एनआरसी का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर इसने क्या बोला है कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ द बैंक, यानी जो मेन बोर्ड का चेयरपर्सन अगर नॉन एग्जीक्यूटिव है तो वो कमेटी का मेंबर तो बन सकता है, पर वो कमेटी का चेयरपर्सन नहीं बनेगा, यानी दोनों कॉमन चेयरपर्सन नहीं होंगे। अगर चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव है वो मेंबर जरूर बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आता है कोरम कितनी है हमारी, 3 है, चेयरमैन इंक्लूडेड। और अगेन अगर कोई नहीं आता तो बोर्ड जो है वो अपने किसी एक एनईडी को बोलेंगे और वो उसकी प्लेस लेगा और फिर मीटिंग कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो बोर्ड है वो टेन्योर डिसाइड कर लेगा कि ये कमेटी में जो लोग हैं वो कितने टाइम तक कंटिन्यू करेंगे एंड देन हमें उसमें चेंजेस करने हैं। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। चलो, तो हमने फर्स्ट क्या पढ़ लिया, एनआरसी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे वो किस तरीके से डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, यानी क्या प्रोसेस है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला है, जो भी पर्सन अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, क्या करने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए, तो उस पर्सन से हमें क्या लेना है, डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग, कि जो भी क्राइटेरिया आरबीआई ने सजेस्ट किया है हम उसके अंडर फॉल कर रहे हैं,
हम डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, ठीक है, हम फिट एंड प्रॉपर है, हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास एक्सपर्टीज है, तो वो इन सब चीजों की वो क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फाइल करेंगे। ठीक, फिर हर कोई जो भी पर्सन होंगे उन लोगों ने अप्लाई किया होगा। अब जिसने भी अप्लाई किया है उन सबकी एप्लीकेशंस आई होगी, तो एक लास्ट डेट होगी कि भाई इस पर्टिकुलर डेट तक सब अपने एप्लीकेशंस फाइल कर लेंगे। तो अब जैसे ही ये लास्ट डेट खत्म हो जाएगी, लेट्स से कंपनी ने टाइम दिया 10 दिन का कि आप ये एप्लीकेशंस फाइल कर लेना। अब जैसे ही वो डेज एंड हो गए, उसके बाद में जो एनआरसी है उनकी मीटिंग होगी, फिर वो उस एप्लीकेशन में से लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो सबसे बेस्ट उनको दिखाई देगा वो उसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जो उनको लगता है कि नहीं सूटेबल नहीं है उनको रिजेक्ट करेंगे। अब वो जो बेस्ट पर्सन है वो कैसे डिसाइड करेंगे, शक्ल से कि यहाँ हाइट कितनी है, यहाँ काला है गोरा है, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, वो क्या देखेंगे, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। तो ये जो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है ये किसने इशू कर रखा है, आरबीआई ने इशू कर रखा है, ठीक है। तो वो उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो पर्सन फिट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सबको वो क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, यहाँ पे हमें गिवन है। देखो सबसे पहले जो पर्सन है उसकी एज कितनी हो सकती है, बिटवीन 35 to 67 ईयर्स, इसके बियॉन्ड ऐसा छोटा पर्सन अप्लाई नहीं कर सकता। एंड एजुकेशन एटलीस्ट वो पर्सन क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। इसके बाद में क्या बोला, एक्सपीरियंस एंड फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। अब देखो बेसिक वही फाइनेंस हो गया, बैंकिंग हो गया, अकाउंट्स हो गया, इनमें से किसी भी एक मैटर में उसके पास में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब जो मैटर्स है वो डिटेल में कहाँ बता रखे हैं आपको, 1970-80 एक्ट में, तो वो हमें नहीं पढ़नी है, आप बस डायरेक्टली लिख कर आ जाना कि वन ऑफ द मैटर्स एज मेंशन, ठीक है। देन हम लोग चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। अब ऊपर के 3 पॉइंट्स तो क्वालिफिकेशन वाला है, अब आप क्या क्या चीजों में फॉल नहीं करने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन। तो एक तो कंपनीज एक्ट, सॉरी एक तो जो एसबीआई एक्ट है उसमें प्रेस्क्राइब्ड है, उसके अलावा भी आरबीआई ने और कुछ बता रखे हैं जो आपको मानने पड़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या बोला है, अब देखो यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं, आप जो है वो एक पब्लिक सेक्टर एसबीआई या फिर नेशनलाइज्ड बैंक के डायरेक्टर बन रहे हो, तो आप कहीं भी और जाके डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। किसमें, बेसिकली कोई भी ऐसे बिजनेस में जो रिलेटेड है बैंकिंग बिजनेस से। फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरा बैंक हो गया, इवन आरबीआई हो गया, एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, या फिर नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी हो गया। अब बेसिकली जो नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है वो आपने पढ़ा होगा, एक टाइप ऑफ एनबीएफसी है, एक होल्डिंग कंपनी होती है जिसका कोई पर्पस नहीं होता एज सच बिजनेस का, उसका बस मेन पर्पस क्या है कि वो सब्सिडरीज को होल्ड करेगी और गवर्नेंस वगैरह के नॉर्म्स कंप्लाई करेगी, बिजनेस करने का काम नहीं होता है, ठीक है, टाइप ऑफ एनबीएफसी है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, अगर आपको हमारे बैंक में बनना है डायरेक्टर तो आप कहीं भी और टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक या रिलेटेड कहीं पर भी डायरेक्टर नहीं हो सकते हो, ठीक है। अब इसमें आप पे सारे टाइप के बैंक्स आ जाएंगे, एसबीआई आ जाएगा, आरआरबीज आ जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे, मतलब बेसिकली हम चाह रहे हैं कंपटीशन में नहीं जाओगे आप, एक जगह पे हो एक जगह पे रहो, ठीक है, ओके। देन देखो सेकंड क्या बोला है, ठीक है, अब ऊपर तो क्या था, डायरेक्टर। आप ऐसा बोल सकते हैं ना पर्सन की, ठीक है मैं डायरेक्टर नहीं बन रहा हूं, मैं अपना खुद का ही बिजनेस कर लेता हूं, नहीं, कॉम्पिटिटिव बिजनेस में भी आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। क्या बोला है, हायर परचेज, फाइनेंसिंग, मनी लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट, लीज वगैरह, देखो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ना, ये सारी की सारी चीजें भी कनेक्टेड बिजनेस वाले ही है, ठीक है, बैंकिंग के। तो आप कोई भी कंपटीशन वाले बिजनेस में ना तो डायरेक्टर बनने जाओ ना आप खुद से वो काम करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको एक एक्सेप्शन बताया हुआ है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है, इन्वेस्टर है, अब वो इन्वेस्टर जो है उस एंटिटी का, तो कोई बंदा इन्वेस्ट तो कर ही सकता है। अब क्या हम इन्वेस्टर्स को भी वहां पे डिस्क्वालिफाइड कर देंगे क्या, यानी कोई ए नाम का पर्सन है, वो ए नाम के पर्सन ने किसी एक कंपनी में क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक, और वो जो कंपनी है वो कंपनी कौन सी कंपनी है, लेट्स से वो लीज फाइनेंस का काम कर रही है जो कि मना था, तो उस बंदे ने यहाँ पे शेयर्स खरीद रखे हैं यानी इन्वेस्टर है, तो क्या हम इसको भी डिस्क्वालिफाइड कर देंगे क्या। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर उसने शेयर्स खरीद रखे हैं और वो शेयर्स खरीदने की वजह से इसका कंट्रोल आ रहा है इस कंपनी में, लेट्स से इसने 20% के शेयर्स खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा है, तो उसका कंट्रोल आ रहा है, तो अगर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंट्रोल आ रहा है तो उस सिचुएशन में आप डिस्क्वालिफाइड हो। अगर मान लो 0.00001% या 2% है, इससे तो क्या ही कंट्रोल आ रहा है भाई,
तो कंट्रोल नहीं आ रहा है तो फिर उस सिचुएशन में आप अलाउड हो। तो यहाँ पे ये बोला है इन्वेस्टर डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे अगर उनका कोई मैनेजरियल कंट्रोल नहीं है। ठीक है, कंट्रोल नहीं है तो फिर आप अलाउड हो, कंट्रोल अगर आ गया तो फिर आप क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ओके, इसके बाद में क्या बोला है आपको, देखो टेन्योर गिवन है कि अगर आप अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो फिर आपका जो मैक्सिमम पीरियड ऑफ टेन्योर जो है, जितने टाइम तक आप काम कर सकते हो वो कितना रहेगा, 6 साल तक का ही रहेगा। तो आप चाहे कंटिन्यू चेक कर लो, चाहे आप बीच बीच में चेक कर लो, तो अगर आपका 6 साल का टेन्योर, यानी आप अगर ऑलरेडी कहीं पर काम कर चुके हो और आपको काम करते करते 6 साल का टाइम पीरियड जो कि मैक्सिमम एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है, 6 साल अगर आपको हो चुके हैं फिर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। ठीक है, यानी 6 साल कहीं आप ऑलरेडी काम कर चुके हो तो फिर आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते हो, आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक, ओके। नाउ पॉइंट नंबर 4 सिंपल है, आप ब्रोकर वगैरह नहीं हो सकते हो स्टॉक ब्रोकिंग में। इसके बाद में पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला है, एमपी, एमएलए, म्युनिसिपैलिटी के मेंबर आप नहीं बन सकते हो। एंड देन पॉइंट नंबर 6 क्या बोल रहा है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपकी बैंक में कोई जो है सीए ऑडिटर है और आप क्या कर रहे हो, ऑडिटर के साथ में पार्टनर हो। ठीक है, दैट मीन मिस्टर ए है जो आपकी बैंक में क्या है, सीए है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर है। अब आप मिस्टर ए के साथ में पार्टनर हो और आप क्या बन रहे हो, हमारे बैंक के डायरेक्टर बन रहे हो। तो अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो अब इस सिचुएशन में क्या वो हम चीज अलाउ करेंगे, इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी तो वो चीजें हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दोनों चेक करना है, चाहे वो जो ऑडिटर है वो हमारे खुद की बैंक का ऑडिटर है, चाहे वो ब्रांच का ऑडिटर है। दोनों ही केस में अगर आप मेन ऑडिटर या ब्रांच ऑडिटर के पार्टनर हो तो आप हमारी वाली बैंक में नहीं बन सकते हो, क्या चीज, डायरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है, टेन्योर। आपका टेन्योर मैंने बताई दी आपको कि आप कहीं और भी या फिर आप यहाँ पे भी खुद भी 6 साल से ज्यादा नहीं काम कर सकते हो, दैट मीन 6 इयर्स का आपका मैक्सिमम टेन्योर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि आपको 3 साल तक काम करो, 3 साल के बाद फिर रोटेशन होगा, री-इलेक्शन होगा। तो अगर आपको मिल जाता है तो फाइन है, वेल एंड गुड है, और नहीं तो टोटल अगर हम लोग चेक करेंगे तो कितना रहेगा, हमारा 6 इयर्स का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, अब देखो आता है नेक्स्ट पे, दैट इज व्हाट, प्रोफेशनल रेस्ट्रिक्शंस। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये तो हम हमेशा ही पढ़ते हैं, डीडी में हमने कितनी बार रीड करा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो चीज हम अलाउ ही नहीं करेंगे। तो आपको खुद के बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ एडवाइजरी सर्विस भी दे रहे हो, डायरेक्टर भी हो, तो वही है ना कि आप पे दो काम करें, प्रोफेशनल सर्विसेज भी दे रहे हो और आप डायरेक्टर भी हो, तो फिर इंटरेस्ट आपका वहां पे कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी बिजनेस कनेक्शन मत रखना जिसकी वजह से क्या आ रहा है, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है। इसके बाद में क्या बोला है कि उसका कोई भी टाइप का प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल में वही, अगर कोई पर्सन सीए है या सीएस है तो वो सीए सीएस की भी सर्विसेज दे रहा है और साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, डायरेक्टर भी बन रहा है, तो वो दो हो गया ना। तो इसीलिए आपका क्या आ जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कोई प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी नहीं होना चाहिए, ना बैंक के साथ में, ना वो एनओएफएक्सी जो एनबीएफसी का टाइप में बात की थी उसके बारे में। देन आता है लास्ट, ट्रैक रिकॉर्ड एंड इंटेग्रिटी। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपने कुछ गलत काम किए हैं, आप कन्विक्टेड हो, डिबैड हो, डिफॉल्टर हो, तो तुम आपको अलाउ नहीं करेंगे। अब विजय माल्या आए और बोले भाई डायरेक्टर बना दो, बनाएंगे क्या, ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये सब बेसिक आपको चीजें गिवन है, अगर आप इनमें फॉल करोगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। तो ये सब कहते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। अब हमें गिवन है कि यहाँ पे जो इलेक्टेड डायरेक्टर है उससे बैंक को क्या क्या चीजें लेनी है। अब आपको याद है, मैं बिगनिंग में बात की थी, आपको अंडरटेकिंग, डिक्लेरेशंस वगैरह लेनी है, तो वही वाली बात यहाँ पे वापस से बोली है कि आपको डिक्लेरेशंस वगैरह लेनी है जिस दिन वो डायरेक्टर बनेगा, और जो भी वो डिक्लेरेशन वगैरह फाइल करेगा उस डिक्लेरेशन में वो क्या लिख देगा कि जो भी अबव मेंशन कंडीशंस हैं वो मैं सारी फुलफिल करता हूँ एंड मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूँ। ठीक, अब देखो आपने बिगिनिंग में फाइल कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि वो हमेशा ही, मान लो पहले आपने सब चीजें अच्छी की थी, अपॉइंटमेंट मिल गया, उसके बाद में आपने कांड करना चालू कर दिए, सब जगह पे कंपटीशन बिजनेस चालू कर दिया, डायरेक्टर बन गए कहीं और, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला है, आपको बिगिनिंग में तो फाइल करनी है और आपको हर साल भी, मतलब हर ईयर एंड के बाद भी आपको एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। उसमें आपका क्या रहेगा कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी बिगिनिंग में, वो सारी इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर है और उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। मतलब आप डिक्लेयर करो कि वो जैसा हमने पहले बताया है
वो अभी भी वहां पे कांस्टेंट ही है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या बोला है, अगर हो सकता है कि कोई चेंजेस वगैरह हो, तो अगर कोई चेंजेस हैं तो वो सारे चेंजेस भी आप वहां पे इंटीमेट कर दो, ठीक। देन आते हैं नेक्स्ट पे। अब क्या बोला है, जो एक पॉइंट यहाँ पे बोला है कि बैंक में ये चीज इंश्योर करनी है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लेट्स से बैंक का कोई एक पर्सन है मिस्टर ए, जो डायरेक्टर भी है और डायरेक्टर होने के साथ साथ सीए भी है। रिमेंबर, बैंक का सीए नहीं है, वो बाय प्रोफेशन सीए है, ठीक है, और वो कहीं पे उसकी फर्म वगैरह होगी। बैंक की सीए फर्म का पार्टनर नहीं है, मैं बात कर रही हूँ अलग से, वो एक सीए है, अलग से उसका काम चल रहा है, और साथ ही साथ वो बैंक में क्या है, एक डायरेक्टर भी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर तुम बैंक के डायरेक्टर हो, अब हो सकता है कि इस बैंक में जो तुम्हारी फर्म है, सीए फर्म है, उसके क्लाइंट्स आ जाएं, बैंक से सर्विसेज मांगने, बैंक से लोन मांगने आ सकते हैं ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि तुम वहां पे अपनी फर्म में भी हो और तुम यहाँ पे डायरेक्टर भी हो, और तुम्हारी फर्म के क्लाइंट्स बैंक से सर्विसेज मांगने के लिए आ रहे हैं या बैंक के साथ डील करने के लिए आ रहे हैं, और अगर हमने वहां पे तुम्हें इन्वॉल्व करा तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ही क्लाइंट आ रहा है बैंक के पास में, तो तुम वहां पे ऑब्वियस ही बात उसको फेवर करोगे, कंडीशन उसके लिए स्ट्रिक्ट नहीं रखोगे, थोड़ी सी लीनियंट कर दोगे, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन भी लीनियंट कर दोगे। तो इसीलिए हम क्या चाह रहे हैं, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि तुम्हारी सीए फर्म का कोई क्लाइंट बैंक के पास में आ रहा है, तो इस पूरे मैटर में तुम डील नहीं करोगे, भले ही तुम डायरेक्टर हो बैंक के, पर क्योंकि ये मैटर में तुम्हारा क्या आ रहा है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज वाई तुम्हें यहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। तो तुम अपने आप को क्या कर दो, डिसएसोसिएट कर दो, एकदम सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे पूरा पॉइंट गिवन है। चलो, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर लेट्स से यहाँ पे जैसे हमने बात की कि मिस्टर ए था, मिस्टर ए डायरेक्टर भी था और मिस्टर ए साथ साथ क्या था, सीए भी था। अब लेट्स से मिस्टर ए ने डायरेक्टरशिप जो है वो छोड़ दी, बैंक में वो हट गया, या फिर टेन्योर उसका एक्सपायर हो गया, वो 6 साल, ठीक। अब यहाँ पे अगर बैंक को सीए की कोई एडवाइजरी सर्विसेज चाहिए या कुछ सर्विसेज चाहिए, तो बैंक क्या बोलती है, ठीक है इसने छोड़ दिया है ना, अब तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर ए के पास में ही एडवाइस मांग लेते हैं, सीए वाली एडवाइजरी सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या बोला, नहीं भाई, अगर उसने छोड़ दिया है और तुम्हें उससे सर्विसेज चाहिए तो तुम इमीडिएट नहीं ले सकते हो, उसके छोड़ने के 2 साल के बाद ले सकते हो। दैट मीन्स उसको अलग तो होने दो, उसको भी सब कुछ पता होगा तुम्हारे बैंक में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज वो डायरेक्टर था। तो अब तुम एकदम भिड़ते जाके उससे सर्विसेज लोगे तो वो बायस हो जाएगा, अगेन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएंगे, तो वो सब चीजें हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर तुम क्या चाह रहे हो, उससे सर्विसेज लेना चाहते हो तो 2 साल का गैप दो, और 2 साल के गैप के बाद ही तुम उससे सर्विसेज ले सकते हो, उसके छोड़ने के 2 साल के बाद, ठीक। चलो, देन हमें लास्ट में क्या बोला, ऑब्वियसली बात है, ऊपर जो भी मेंशन पॉइंट्स हैं वो तुमने नहीं किए, दैट मींस तुमने डिक्लेरेशन नहीं दिया, तुमने प्रॉपर डिस्क्लोजर्स नहीं करे, तुमने चेंजेस नहीं बताए, तुमने अपने आप को सेपरेट नहीं करा, डिसएसोसिएट नहीं करा, देन जो डिस्क्लोजर्स वगैरह थे वो एकदम इनकम्प्लीट थे, प्रॉपर नहीं थे। तो इनमें से जो भी सिचुएशंस है, वो सिचुएशन में तुमने क्या करा है, हमेशा गलत काम करा है, दैट मीन्स तुमने नॉन कंप्लायंस करा है। तो अगर तुमने नॉन कंप्लायंस किया तो ऑब्वियसली तुम किसके लिए लायबल हो जाओगे, तुम कॉन्सिक्वेंसेस के लिए लायबल हो जाओगे, ठीक है। तो ये हमें सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो हमारा पूरा बैंकिंग का था वो होता है कंप्लीट। अब हमें एनबीएफसी से स्टार्ट करना है। चलो, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसके लिए, एनबीएफसी से। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस पे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जो गाइडलाइंस आरबीआई ने इशू की है, तो ये किस किस के ऊपर अप्लाई होती है। आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के एनबीएफसी के नेम गिवन है। देखो, सबसे पहले क्या बोला है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एवरी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज, यानी यहाँ पे जो नॉन डिपॉजिट वाले एनबीएफसीज होते हैं वो भी कौन सा हमें लेने, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, यानी जिनका असेट साइज कितना हो, 500 करोड़ या फिर उनसे ज्यादा हो, ठीक है, तो वो उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो ये था नॉन डिपॉजिट। इसके बाद में बात की है एवरी डिपॉजिट टेकिंग। अब देखो, डिपॉजिट टेकिंग है मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो डिपॉजिट में हमें कोई लिमिट नहीं चेक करनी है, 500 CR वाली है, सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा। और तीसरा क्या बोला है, एवरी एनबीएफसी फैक्टर, जो फैक्टरिंग का बिजनेस करते हैं एनबीएफसी, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, और उनके ऊपर ही होगा जिनकी असेट साइज कितनी है, 500 CR और अबव। तो ये 1 2 3। एंड देन फोर्थ में क्या बोला है, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेट
फंड के ऊपर एप्लीकेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड पे कोई लिमिट हमें यहाँ पे नहीं दे रखी है। देन एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, उनके ऊपर हमें लिमिट है। और इसके बाद में जो अपनी आईएफसी होती है उसके ऊपर भी लिमिट है। तो एक डिपॉजिट टेकिंग पे और एक आईडीएफ पे कोई लिमिट नहीं है, सब पे एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा बाकी सब पे हमें लिमिट्स गिवन है, तो ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये सारे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी से ये सब लोग एग्जीक्यूटिव में डिटेल में पढ़कर आते हैं। यहाँ हमारा डिटेल नहीं गिवन है, यहाँ हमें ओनली नाम ध्यान रखने हैं। अब देखो सबसे पहले क्या बोला, क्या बनानी है इनको, ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी है और उसमें मिनिमम कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। और जो फंक्शंस हैं, रोल्स हैं, ड्यूटीज है, वो सब कुछ कहाँ पे लिखी हुई हैं, 177 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो वो सेम टू सेम यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड हमें गिवन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनआरसी। अब देखो एनआरसी जो है बेसिकली हमें पता है सेक्शन 178 में गिवन है हमें कंपनीज एक्ट में, तो वही सेम फंक्शन एंड ड्यूटीज वगैरह है। और इसका मेन काम क्या रहेगा, फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अपॉइंट करना डायरेक्टर्स को, ठीक। देन आता है नेक्स्ट पे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। अब रिस्क मैनेजमेंट कमेटी जो है वो क्या काम करेगी, रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए काम करेगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक CRO दैट इज चीफ रिस्क ऑफिसर को भी अपॉइंट करना है एनबीएफसीज को, अगर वो ये लिमिट में फॉल कर रही है। तो यहाँ पे क्या बोला है, अगर एनबीएफसीज जिनका असेट साइज कितना है, मोर देन 50 बिलियन, कौन कौन सी एनबीएफसीज, अब यहाँ पे देखो क्या बोला, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनीज, देन आईएफसी, एमएफआई, फैक्टर्स, आईडीएफ, इन सारी को। और अगर इनका जो यहाँ पे असेट साइज है वो 50 बिलियन से ज्यादा है, तो इन सबको क्या अपॉइंट करना है, कंपल्सरीली एक CRO भी अपॉइंट करना है। देन हमें गिवन है कुछ पॉइंट्स की क्या क्या ध्यान रखेगा, क्या क्या काम करेगा CRO। अब देखो CRO जो सबसे पहले वो क्या होगा, एक सीनियर ऑफिशियल माना जाएगा। देन उसका जो टेन्योर होगा, वो टेन्योर कौन फिक्स करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे। और हम उसको टेन्योर से निकाल सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक तो बोर्ड की अप्रूवल चाहिए और ऑल्सो हमें आरबीआई को भी इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम ऐसे करके CRO को निकाल रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। और अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो फिर आपको स्टॉक एक्सचेंज को भी इंटीमेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या बोला है कि हमें ये इंश्योर करना है कि जो CRO है वो हमेशा क्या रहे, इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में अगर वो बायस्ड हो जाएगा तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। देन जो CRO है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, MD, CEO को या फिर RMC को। अब बाय चांस की बात है कि वो सिर्फ MD या CEO को रिपोर्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, RMC जो है वो एक बार एटलीस्ट क्वार्टर में एक बार अलग से मिलेगी, किससे, CRO से, बिना प्रेजेंस ऑफ क्या, MD एंड CEO, ठीक है। तो यहाँ पर ये मीटिंग वगैरह की बात बोल रखी है, रिपोर्टिंग लाइंस की बात बोल रखी है। अच्छा, इसके बाद एक और बात बोली है कि यहाँ पे ड्यूअल हैटिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब CRO को आपको एक ही काम देना है, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा आप उसको कोई एक्स्ट्रा और ड्यूटी नहीं दे सकते हो कि अच्छा ये भी काम कर ले, फ्री तो बैठा है, ऐसे वैसे करके एक टाइम पे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसको देनी है। उसका काम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट तक ही लिमिटेड रहेगा। अच्छा, इसके बाद में क्या बोला है, उसका काम क्या रहेगा, वही आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, पूरा रिस्क मैनेजमेंट में उसका काम रहेगा। इसके बाद में क्या बोला है, अगर कोई एनबीएफसी कमिटी अप्रोच फॉलो कर रही है, यानी कमिटी अप्रोच का मतलब है कमिटी से भी वो कंसेंट लेती है, कमिटी भी वोटिंग करती है, तो जो भी पर्सन वहां पे वोटिंग कर रहा है वो वहां पर लायबल माना जाएगा, इंक्लूडिंग CRO। तो अगर आपने वोटिंग वाली अप्रोच फॉलो करी है तो फिर जो भी वोट कर रहा है वो भी लायबल माने जाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर आपने वोटिंग वाली अप्रोच फॉलो नहीं करी है, ठीक है, यानी आप उनसे वोटिंग नहीं कराते हो, तब आप ओनली एंड ओनली क्या माने जाओगे, एडवाइजर। यानी नॉर्मली CRO का रोल सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, एडवाइजरी रोल है, इसके अलावा और कोई वहां पे रोल नहीं होगा। पर एक्सेप्शन है, कमिटी अप्रोच अगर आपने मानी है तो तब वो वहां पे वोटिंग भी कर सकता है। और इसके बाद में क्या बोला है, डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अगेन वही एनबीएफसी जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये सारी चीजें डिस्क्लोज करेगी, रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है, कोई पेनल्टी लग गई क्या, कौन कौन से उसके जेवीज हैं, कौन कौन से एनपीएस हैं, कितना एसेट है, कितना लायबिलिटीज है, तो वही बेसिक सारी चीजें वहां पे डिस्क्लोज कर देगा। और अपने पूरे कंट्रोल्स, मैनेजमेंट, रिपोर्टिंग के लिए वो सब क्या बनाएंगे, इंटरनल गाइडलाइंस बना देंगे। चलो, एक पॉइंट पे क्या बोल रहा है, रोटेशन ऑफ पार्टनर्स। अब देखो क्या बोला है, नॉर्मली अगर हमारे ऑडिट फर्म अपॉइंट हो रही है तो आपके जो उसके पार्टनर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली 10 साल तक एक ही पार्टनर से ऑडिट कराओ।
आप क्या करोगे, हर 3 साल के बाद में रोटेशन ऑफ ऑडिटर करोगे, ठीक है। यानी आपको रोटेशन करवाना पड़ेगा पार्टनर्स का भी, ऑडिट फर्म के पार्टनर्स का भी आपको रोटेशन कराना पड़ेगा। नॉर्मली तो हम करवाते हैं फर्म का 10-10 साल के गैप में, लेकिन फर्म में भी जो पार्टनर्स ऑडिट करेंगे उन पार्टनर्स का भी रोटेशन होगा एवरी 3 इयर्स में, ठीक। चलो, तो ये अपना पूरा हो गया यहाँ पे कंप्लीट इंश्योरेंस वाला। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग, एनबीएफसी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स स्टार्ट विद इंश्योरेंस के लिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की गाइडलाइंस है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला कि जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस किसने दी है, अथॉरिटी कौन सी है यहाँ पे, IRDAI। जैसे बैंक और एनबीएफसी के लिए कौन सी थी, RBI, सिमिलरली यहाँ पे कौन सी है, IRDAI। तो ये वाले गाइडलाइंस किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी, सारे इंश्योरेंस के ऊपर एप्लीकेबल होंगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है 2। एक तो जो री इंश्योरेंस कंपनीज होती है, री इंश्योरेंस कंपनीज कौन सी होती है, जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उनके लिए क्या बोला, उनको क्या नहीं चाहिए, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी नहीं चाहिए, क्योंकि उनके पॉलिसी होल्डर कौन है, खुद इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी अपने आप में ही जो है वो इतना एक्सपोर्ट होती है, तो आपको, और वो एक अकेले कितनी ही कंपनीज होंगी, तो इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं, इतनी पॉलिसी होल्डर्स नहीं है, इसीलिए अलग से कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी सब गवर्नेंस के गाइडेंस आपको फॉलो करनी है, बस एक पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी आपको नहीं बनानी है। और दूसरा क्या बोला है, जो फॉरेन इंश्योरर्स होते हैं उनकी जो ब्रांचेस होती हैं यहाँ पे, उनको बोर्ड और कमेटी की गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं है, तो वो अपना खुद का बोर्ड, अपनी खुद की कमेटी फॉरेन से डील करना चाहते हैं तो अपने लॉज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो जनरल में तो हमें क्या गिवन है, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस का क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव्स में हमें सब कुछ बता रखा है, सारे के सारे पॉइंट्स जो कि कवर्ड होंगे गवर्नेंस के कंसर्न में। तो अभी हम इनको एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बोला है, सिग्निफिकेंट ओनर्स, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, रोल ऑफ बोर्ड। सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें प्रिस्क्राइब कर रखी है जो हमें ध्यान में रखनी है। मिनिमम लॉक इन पीरियड, सबसे पहले जो आपके प्रमोटर्स होंगे उनको लॉक इन रखना होगा आपकी सिक्योरिटीज को, कितने सालों तक, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है। अगर आपको इस पीरियड में सेल करना है तो आपको अथॉरिटी का स्पेसिफिक अप्रूवल चाहिए होगा, तो ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, जो अपना एफडीआई का इन्वेस्टमेंट है किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में, वो कितना है, 49%। सबको पता होगा अभी 49% जो है ये अमेंड होकर कितना हो चुका है, 74% हो चुका है, ठीक है। तो अब एट प्रेजेंट जो हमारी लिमिट है एफडीआई की, वो कितनी लिमिट है, 74% की लिमिट है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में हम चलते हैं कि अगर आपको शेयर्स जो है उनके रजिस्ट्रेशन, आपने नए शेयर्स खरीदे हैं या फिर आपने उन शेयर्स का ट्रांसफर किया है, और जो भी आपने शेयर्स खरीदे या ट्रांसफर किया वो कितने परसेंट से एक्सीड कर रहा है, 1% से एक्सीड कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या चाहिए, IRDAI का अप्रूवल चाहिए। यानी अगर आपकी शेयर होल्डिंग में चेंज आया और जो शेयर्स हैं जो आपने परचेज करे या किसी को बेचे हैं वो कितनी वैल्यू के हैं, 1% से ज्यादा की वैल्यू के हैं ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल, तो सिचुएशन में आपको पहले अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज हो गई। इसके अलावा इसने एक और रिक्वायरमेंट दी है कि अगर आपने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करने के बाद में आपके पास में इन एक्सेस ऑफ 5% ऑफ द पेड अप कैपिटल रहता है, तो उस सिचुएशन में भी आपको अप्रूवल चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसने यहाँ पे 2 चीजें बोली है। मान लो कोई ए नाम का पर्सन है, ठीक है, इस ए नाम के पर्सन ने शेयर्स खरीदे, एग्जाम्पल ले लेते हैं सिंपल सा, लेट्स से टोटल कैपिटल जो है हमारी कंपनी का वो कितना है, 100 रुपए का है। अब अगर इस बंदे ने लेट्स से 2 रुपए के शेयर्स है ना खरीदे, परचेज करे, तो क्या यहाँ पे इसने जो शेयर्स परचेज किए वो 1% से एक्सीड हो रहे हैं, ऑब्वियसली 1% कितना होगा, 1 रुपए, पर इसने कितने के खरीदे हैं, 2 रुपीज के। तो यहाँ पे क्योंकि इसने 1% से ज्यादा के शेयर्स खरीदे हैं, इसको क्या चाहिए होगा, IRDAI का अप्रूवल यहाँ पे इसको चाहिए होगा। तो ये हो गया सिचुएशन नंबर 1। अब सिचुएशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, अगेन वही, कंपनी का कैपिटल कितने का है, 100 रुपए का है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे जो वो शेयर्स को ट्रांसफर कर रहा है, पहले हम लोग मान लेते हैं उसके पास 4 रुपए के शेयर्स थे। अब ट्रांसफर वगैरह उसको किसी ने किया होगा या उसने किसी और को किया, जैसे भी मान लेते हैं। अब उसने लेट्स से किसी और से ट्रांसफर लिए शेयर्स, तो अब उसने 2 रुपए के किसी से शेयर्स लिए, तो अब उसके पास जो कैपिटल हो गया, कितना कैपिटल हो गया, 5% से एक्सीड कर गया ना, कितना परसेंट हो गया यहाँ पे, 6%। तो यहाँ पे ये कंडीशन भी पूरी हो रही है कि अगर ट्रांसफर के बाद में जो आपके पास में शेयर्स आ रहे हैं
वो 5% से क्या हो रहे हैं, एक्सीड हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी आपको अप्रूवल चाहिए। और अगर आपने जो फर्स्ट टाइम शेयर्स एक्वायर किए हैं वो अपने आप में 1% से एक्सीड हो रहे हैं तो भी आपको अप्रूवल चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही केसेस में आपको अप्रूवल लेने की जरूरत है। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट तो सिंपल क्या बोल दिया कि जो भी बोर्ड है उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो आरपीटी वगैरह कर रहे हैं तो उनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, उनको अप्रूवल लेनी है, उनको डिस्क्लोजर्स देना है, उनको मैनेज करना है। तो ये सब बेसिकली आरपीटी के बारे में बात कर रहा है कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 188 यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या बोला है कि बीओडी को एक पॉलिसी बनानी है आरपीटी पे। अभी जो पॉलिसी वगैरह रहेगी, ये पॉलिसी में वो क्या बताएंगे, कौन से ट्रांजैक्शन को वो मान रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, कौन से ट्रांजैक्शन जो है वो आर्म लेंथ प्राइसेस पे हो रहे हैं, कैसे उन्होंने प्राइस डिटरमाइन कर रखा है, कब कब उनको अथॉरिटी से अप्रूवल चाहिए। तो बेसिकली वो सब चीजें वो इसमें पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करेंगे। ठीक है, और ये जो पॉलिसी है इसको बोर्ड रिव्यू भी कर लेगा ऑन एन ईयरली बेसिस। तो ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं। चलो, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 में ये क्या बोल रहा है कि जो भी ऑडिटर्स हैं, एक्चुअरीज हैं, ये जो लोग हैं इनका अपना एक फिक्स काम है कंपनी में। अगर आप इनको एक साथ 2 काम करने के लिए बोलोगे या इनको एक साथ 2 पोजीशन दे दोगे कि आप बोल दोगे डायरेक्टर्स जो है ना तुम ही बन जाओ ऑडिटर, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तो उनका इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें उनको एक टाइम पे ऐसी 2 पोजीशन नहीं देनी है जिसकी वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है। और लास्ट पॉइंट तो क्या बोला है, आपको कंपनी में कंप्लायंस करनी है। ठीक, देन पॉइंट नंबर 4 एकदम बेसिक है, गवर्नेंस आपकी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, बीओडी होना चाहिए, उसका एक चेयरमैन होना चाहिए, बेसिक ड्यूटीज आपको करनी है। अब आ जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड में हमें क्या बोला है कि आपका एकदम प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ कौन सी हो सकती हैं, पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं। देन वही है कि आपका बोर्ड एक्सपोर्ट होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, एक्सपर्टीज होनी चाहिए उसमें अलग अलग मैटर्स में। तो ये सब कुछ हमें यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, इसके बाद में आपको ना सिर्फ खुद का बोर्ड बल्कि आपकी ग्रुप कंपनीज का बोर्ड स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। और आपके बोर्ड में मिनिमम 3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। लेकिन आपको एक एग्जेम्पशन दी है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया एज इंश्योरेंस कंपनी और रजिस्ट्रेशन के आप विद इन इनिशियल 5 ईयर्स में हो, तो इनिशियल 5 ईयर्स के लिए आपके पास में 2 आईडी होंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो भी चल जाएगा। 5 साल के बाद में आपके पास हमेशा 3 आईडी होने चाहिए, मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, देन क्या बोला है, अगर आपकी कंपनी में जो चेयरमैन है, बोर्ड का चेयरमैन है, वो बोर्ड का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, तो जो आपका सीईओ होगा वो क्या होगा, होल टाइम, क्योंकि एक पार्ट टाइम है तो सीईओ को आप होल टाइम डायरेक्टर मानोगे। ठीक, देन क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर वहां पे होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमें गिवन है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड। अब देखो रोल्स वगैरह वही है, पॉलिसी बनाना, मैनेज करना, इंप्लीमेंट करना, कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना, फेयर ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर्स मेंटेन करना। ठीक है, देन विसिल ब्लोइंग पे ध्यान देना, विजिल मैकेनिज्म क्रिएट करना। तो वो जो बेसिक हम पढ़ते हैं वो ये सारे आपको लिखने हैं। देन सब जानते हैं कंट्रोल फंक्शंस, आईसीएस, हम पूरा चैप्टर पढ़कर आए हैं। तो बोर्ड को आईसीएस को एस्टैब्लिश करना है, मेंटेन करना है एंड मॉनिटर भी करना है। ठीक है, चलो इसके बाद में आते हैं कमिटीज। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ कुछ कमिटीज बताई हैं। सबसे पहले ऑडिट कमिटी, ऑब्वियस सी बात है, मैंडेटरी है। देन ऑडिट कमिटी में मिनिमम कितने लोग होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे, और उसमें से मेजॉरिटी क्या होंगे, इंडिपेंडेंट, वही जो सेम होता है कंपनीज एक्ट में। ठीक है, और ऑडिट कमिटी का चेयरपर्सन कौन होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। देन आते हैं आरएमसी, आरएमसी भी मैंडेटरी है और यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, चीफ रिस्क ऑफिसर भी होना चाहिए। देन अगेन एनआरसी, एनआरसी भी मैंडेटरी है, सेम वही फंक्शंस है जो सेक्शन 178 में, यहाँ पर भी सेम वही फंक्शंस है जो 177 में होते हैं ऑडिट कमेटी में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी कंपनीज एक्ट वाला हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। अब देखो जो ये अपने यहाँ पे कौन सी होती है, एसआरसी, स्टेक होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ पे नाम क्या डाल दिया, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। तो अब उसकी क्या रहेगी, जो भी देखो ग्रीवेंसेस वगैरह आ रही हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन होगा, जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हो अगर आपकी कंपनी कंप्लेन नहीं सुन रही है तो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन जो है उसके पास में आपने कंप्लेन्स वगैरह अगर की है तो वो सॉल्व होकर आई, अगर यानी अवार्ड आया उनका, तो क्या वो कंपनी ने माना है या नहीं माना है, क्या आपने ओम्बड्समैन के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड की हैं लोगों को या प्रोवाइड नहीं की हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पूरी रिड्रेसल और इन सब की जो चीजें हैं वो सब कौन काम कर लेगी, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन कमेटी। इसके अलावा कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है, डिस्क्लोजर प्रॉपर है या नहीं हुए हैं,
तो वो सब बेसिक बेसिक काम इनको देखना है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टमेंट कमेटी पे। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा रिसीव करेगी, अब उस पैसे को वो आगे आपको पता है फर्दर इन्वेस्टमेंट करती है। तो फर्दर कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, कितना रिटर्न मिल रहा है, कैसे मैनेज करोगे, एसेट कैसे हैं, लायबिलिटीज कैसे हैं, तो पूरा इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो रहा है, वो सारा का सारा काम कौन संभालने वाली है, हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी संभालने वाली है। यहाँ पे आपको बता रखा है कौन कौन होंगे, एटलीस्ट 2 NED, CEO, चीफ ऑफ फाइनेंस, चीफ ऑफ इन्वेस्टमेंट, CRO एंड अपॉइंटेड एक्चुअरी यहाँ पे होंगे, ठीक है। और ये पूरा का पूरा काम संभालने वाली है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का। देन मीटिंग्स बताइए, शेल मीट एटलीस्ट वंस इन अ क्वार्टर। ओके, देन CSR कमेटी वही सेम है जो अपने कंपनीज एक्ट सेक्शन 135 पे प्रिस्क्राइब्ड है। बस यहाँ पे जो लिमिट है, हम नॉर्मली 3 लिमिट्स पढ़ते हैं, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ एंड टर्नओवर की। यहाँ पर याद रखना ओनली एक ही लिमिट है, अगर आपका नेट प्रॉफिट 5 CR या उससे ज्यादा एक्सीड करता है तो आपको बनानी पड़ेगी CSR कमेटी, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। चलो अब आते हैं विद प्रॉफिट्स कमेटी। विद प्रॉफिट्स कमेटी क्या होती है, देखो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या होता है कि कुछ कुछ कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रही होती हैं वो एक पॉलिसी देती है, बेसिकली एक ऑफर देती है जो उनकी पॉलिसी होल्डर्स हैं कि आप लोग क्या कर सकते हो, हमारे प्रॉफिट्स में से शेयर ले सकते हो। यानी नॉर्मली क्या करते हैं, वो सिर्फ प्रीमियम पे करते हैं और उनको क्लेम्स मिलता है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे उनको प्रॉफिट का शेयर्स देते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि वो पॉलिसीज खरीदे। तो प्रॉफिट का हम लोग शेयर देंगे तो सिचुएशन में आपसे प्रीमियम ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, और मान लो कभी बाई चांस एक्सपेंस हुए या लॉसेस हुए तो फिर आपको वो भी उसका भी शेयर मिलेगा। तो यानी एक तरीके से पार्टिसिपेटिंग वाली जो है ये पॉलिसी है जहां पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो कंपनी के प्रॉफिट्स और लॉसेस में, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाएगी, विद प्रॉफिट्स कमेटी बनाई जाएगी। उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, CEO होगा, अपॉइंट एक्चुअरी होगा और इंडिपेंडेंट एक्चुअरी भी होगा, और वो डिसाइड करेंगे कि वही कितना प्रॉफिट्स का शेयर देना है, कितना एक्सपेंसेस का परसेंटेज होगा, वो सारी चीजें वो लोग डिसाइड करेंगे। और जो इस कमेटी की रिपोर्ट होगी वो रिपोर्ट IRDAI को सबमिट होगी अलॉन्ग विथ एक्चुरियल रिपोर्ट। चलो देन आते हैं हम लोग अदर कमिटीज। अदर कमिटीज में है ये जो मैंडेटरी नहीं होती बेसिकली, जैसे अपनी एथिक्स कमेटी है। अब एथिक्स कमेटी क्या काम करेगी, ऑब्वियसली वही कि एथिकल कंडक्ट हो रहा है, कंप्लायंस प्रॉपर हो रहे हैं, लेटर एंड स्पिरिट में हो रहा है नहीं हो रहा है। देन है असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। तो इस वाली कमेटी का क्या काम रहेगा कि जो हमारी कंपनी के असेट्स है वो एट ऑल टाइम सफिशिएंट हो लायबिलिटीज को कवर करने के लिए, ठीक है। तो वो असेट लायबिलिटी का रेशियो प्रॉपर है नहीं है, लिक्विडिटी क्रंच तो नहीं आ रहे, सॉल्वेंसी क्रंच तो नहीं आ रहे, ये सब चीजें वो डील करेगी, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारी कमिटीज। अब कमिटीज के बाद में आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज CEO, MD या होल टाइम डायरेक्टर। अब इनका क्या काम है, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होना, और इनमें से हम किसी को भी अगर इनमें से हम किसी को भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं या रिमूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको IRDAI का क्या चाहिए, प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, रोल ऑफ अपॉइंटेड एक्चुअरीज। अब देखो एक्चुअरीज क्या होते हैं, हमें पता है इंश्योरेंस कंपनी है तो उनका पूरा का पूरा काम ये डिसाइड करना होता है कितना प्रीमियम है, कितना क्लेम होगा, बेसिकली वैल्यूएशन की जितनी भी सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके लिए जो प्रोफेशनल होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्चुअरी। तो कंपनी अपने पास में अपॉइंट करके रखती है, जैसे अपने CS होता है ना, CS इन प्रैक्टिस एंड CS इन एम्प्लॉयमेंट, वैसे एक्चुअरीज भी होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट वालों को हम क्या बोलते हैं, अपॉइंटेड एक्चुअरीज, और जैसे अपने प्रैक्टिसिंग वाले होते हैं यानी प्रोफेशनल एकदम सेपरेट, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट एक्चुअरीज। तो यहाँ ये बात कर रहा है कि कंपनी के जो एक्चुअरीज हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनका क्या रोल है। तो सबसे पहले तो क्या बोला है कि वो एक्चुअली फिट एंड प्रॉपर होना चाहिए IRDAI की एक्चुअली रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग्स में। ये हमारे रेगुलेशंस कोर्स में नहीं है, बस आपको ये लाइन पता होनी चाहिए। इसके बाद में क्या बोला है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह पता होने चाहिए, राइट्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या है, वो सब कुछ पता होनी चाहिए। देन वो ये इंश्योर करेगा कि कंपनी जो है वो कोई भी रेगुलेशन का नॉन कंप्लायंस तो नहीं कर रही है। अगर नॉन कंप्लायंस करेगी तो फिर वो इन्फॉर्म करेगा किसको, IRDAI को, ठीक है। देन यहाँ पे क्या बोला है कि उसकी एडवाइस वगैरह लेगा बोर्ड, और उस एडवाइस को जो है वो इम्प्लीमेंट वगैरह करने का काम करेगा। अब एडवाइस जो है वो बोर्ड किस किस मैटर्स पे ले सकता है, ये आपको यहाँ पे पूरी लिस्ट गिवन है। वही क्या वैल्यूएशन रहेगा, कितनी रिस्क है, रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है, सॉल्वेंसी के लिए हमें कैसे डिसाइड करना है कि कितने असेट्स चाहिए, कितना लायबिलिटी को हमें लिमिट करना है, देन प्रीमियम हम लोग कितना चार्ज करें, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, मान लो कोई अगर पर्सन
मेच्योरिटी से पहले, पॉलिसी की मेच्योरिटी से पहले ही उस पॉलिसी को ब्रेक करना चाहता है, तो हम उसको जो वैल्यू पेमेंट करेंगे, उसने पॉलिसी तोड़ दी है, मेच्योरिटी नहीं है, लेट्स से मेच्योरिटी 10 साल की थी, उसने 7 साल में क्या बोला, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पॉलिसी ब्रेक करनी है, तो तब जो उसको पैसा दिया जाएगा 7th ईयर पे, दैट इज व्हाट, सरेंडर वैल्यू। तो वो वैल्यू कितनी रहेगी वो भी डिसाइड करेगा वो। विद प्रॉफिट्स वाले हैं तो उनको बोनस या प्रॉफिट किस तरीके से दिया जाएगा, तो ये सब उसका काम रहेगा वैल्यूएशन वाला। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक्सटर्नल ऑडिट हम लोग जानते हैं, ऑब्वियसली बात है स्टैट्यूटरी ऑडिट तो होगी ही होगी, तो उनका कैसे अपॉइंटमेंट होगा, किस तरीके से कंटिन्यू करेंगे, कैसे रिमूवल होगा, रोटेशन कैसे होगा, ये सब चीजों के लिए IRDAI ने क्या दे रखी हैं, रेगुलेशंस दे रखी हैं, तो आपको वो रेगुलेशंस माननी है। नेक्स्ट आ जाओ डिस्क्लोजर्स, ऑब्वियसली बात है कंपनी चाहे इंश्योरेंस हो चाहे बेसिक कंपनी हो, आपको डिस्क्लोजर तो देना ही पड़ेगा, तो ये सारे आपको बता रखे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, सॉल्वेंसी, ठीक है, देन आपका किसके साथ पेक्यूलियर रिलेशनशिप्स है, ये सब आपको वहां पे बताना है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाओ आउटसोर्सिंग अरेंजमेंट्स। अब देखो क्या होता है कि कंपनी जो अपने बेसिक लाइक अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, ये सारे काम वो क्या कर सकती है, किसी और को आउटसोर्स कर सकती है। तो जब वो काम को आउटसोर्स करेगी तो आउटसोर्सिंग के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, एक तो KMP की, इसके अलावा आपका अप्रूवल चाहिए ऑब्वियसली अपने अथॉरिटी की, ठीक है, उसके बाद आप आउटसोर्स कर सकते हो। और ऑल्सो जो अपने अथॉरिटी है दैट इज IRDAI, वो हमने जिस एंटिटी को आउटसोर्स किया है उस एंटिटी के पास जाके हमारी कंपनी के जो रिकॉर्ड्स वो मेंटेन कर रही है उसको वो चेक भी कर सकता है, ठीक है, तब आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरैक्शन विद रेगुलेटर। अब ऑब्वियसली बात है रेगुलेटर क्या चाहेगा कि आपने प्रॉपर कंप्लायंस की है नहीं की है, परफॉर्मेंस आपकी अच्छी है नहीं है, क्वालिटी अच्छी है नहीं है, तो गवर्नेंस आप मान रहे हो नहीं मान रहे हो, तो उसके लिए वो बेसिकली कंफर्मेशंस वगैरह लेगा और हमें एक CS को अपॉइंट करना होता है, और जो CS है वो क्या प्रिपेयर करेगा, एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट, और वो अटैच करके देगा IRDAI को कि भाई सारी कंप्लायंसेस जो है वो एकदम प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रही हैं। ओके नेक्स्ट आ जाओ विसिल ब्लोअर पॉलिसी। ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सके, तो जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या एस्टैब्लिश होना चाहिए, एक विजिल मैकेनिज्म, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी है, लोगों को अवेयर करना है और उनका प्रोटेक्शन करना है, तो वो भी आपका इन प्लेस होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में क्या बोला है, इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऑब्वियसली बात है कि उनका काम अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है तो उनको हम चेक करेंगे, और अगर अच्छा काम है तो कंटिन्यू करो, अच्छा काम नहीं है तो उनको हटा दो, ठीक है। तो क्या बोला, इवैल्यूएशन होगा वंस इन एवरी ईयर। देन एप्लीकेबिलिटी हम ये पहले पढ़ चुके हैं, बिगिनिंग में आ ही गया था, तो ये अपने सारे गाइडलाइंस थे इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज व्हाट, स्टीवर्डशिप कोड फॉर इंश्योरर्स इन इंडिया। अब ये स्टीवर्डशिप क्या है, ये नेम हमने ऑलरेडी बात कर रखी है पहले, फर्स्ट चैप्टर में आया था, बट एक बार वापस से देख लेते हैं क्या होता है। उससे पहले हम समझते हैं कि ये फ्रेमवर्क पूरा वर्क कैसे करता है इंश्योरेंस वाला। तुम्हें पता है क्या होते हैं, पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे आगे मान लो अपनी इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देंगे और बदले में इंश्योरेंस कंपनी इनको क्या देगी, क्लेम्स देगी जब भी सिचुएशन अराइज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी ने किसका पैसा लिया है, पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लिया है। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी है क्या वो इस पैसे को अपने पास सेव करके रख लेगी बस, इसीलिए ऑब्वियसली ये इस पैसे को फर्दर आगे क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी ना, तभी तो उसका बिजनेस रन करेगा, इन्वेस्ट करेगी, रिटर्न कमाएगी उसके ऊपर, तभी तो वो प्रॉफिट में आएगी और तभी तो वो क्लेम्स वगैरह देगी, वरना कोई फालतू में क्लेम क्यों देगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बात बोली है कि इंश्योरेंस कंपनी उस पैसे को, रिमेंबर जो पैसा है वो पैसा इसका खुद का थोड़ी है, वो पैसा उन्होंने कहां से लिया है, प्रीमियम के फॉर्मेट में लिया है, किससे, उनके कस्टमर्स से, उनके पॉलिसी होल्डर्स से, फाइन। तो वो उस पैसे को आगे क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, और वो जिस कंपनीज में उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टी कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले स्टीवर्डशिप कोड, उसमें क्या बात हो रही है कि देखो पैसा किसका है, पॉलिसी होल्डर्स का, इन्वेस्टमेंट कौन कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कर किस में रही है, इन्वेस्टी कंपनी में। तो यहाँ पे हमने बोला यार इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है ना, आप एक ड्यूटी लगाओ कि वो जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रही है वो इस कंपनी की, लेट्स से इसका नाम है ABC लिमिटेड, वो इस कंपनी की क्या इंश्योर करे, गवर्नेंस अच्छे से ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ABC कंपनी बेकार हुई
एबीसी कंपनी की ग्रोथ नहीं हुई, वो लॉस में चले गए, तो उनका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। और एक्चुअल में जो पैसा लगा हुआ है वो किसका पैसा लगा हुआ है, पॉलिसी होल्डर्स का पैसा लगा हुआ है। तो अगर इनका पैसा डूबा तो अल्टीमेटली लॉस किसका होगा, पॉलिसी होल्डर्स का ही होगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी को अपने आप को क्या मानना है, स्टीवर्ड। स्टीवर्ड का मतलब क्या होता है, केयर टेकर। आपको ओनरशिप अज्यूम करनी है, आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है भाड़ में गया पैसा, हमारा थोड़ी, पैसा तो पॉलिसी होल्डर्स का है, लॉस होगा तो उनको होगा, नहीं। आपको क्या मान के यहाँ पे ध्यान देना है एबीसी लिमिटेड पे कि यार मेरा ही पैसा लगा हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट होगा तो भी हमें बेनिफिट है, लॉस होगा तो हमें नुकसान है। तो आपको यहाँ पे स्टीवर्डशिप जो ड्यूटीज निभानी है, इसका मतलब आपको ये समझना है कि यहाँ पे मेरा पैसा लगा हुआ है और ये कंपनी अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, इस कंपनी की हमें गवर्नेंस इंश्योर करनी है। तो जो स्टीवर्डशिप ड्यूटीज हम पढ़ेंगे उसमें इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी किसको, इन्वेस्टी कंपनी को, कि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस करते हैं या नहीं करते हैं, और वो वाली सारी चीजों को वो चेक करके डिस्क्लोज करेगी अपने पॉलिसी होल्डर्स को। तो वो जो पूरा प्रोसेस है दैट इज व्हाट स्टीवर्डशिप ड्यूटीज। और उसके लिए IRDAI जो है वो पॉलिसीज वगैरह बनाने के लिए बोलता है, कोड इशू कर दिया है, तो वो हमें यहाँ पे ये कोड देखना है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके इस चैप्टर में सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, स्टीवर्डशिप कोड बहुत इजी है पर इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि ये आ सकता है। चलो अब देखो यहाँ पे ये कोड इशू किसने किया है, IRDAI ने ऑब्वियसली, और यहाँ पे जो इंश्योरर्स के लिए इशू किया था वो मार्च 17 में इशू किया था। चलो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, आपको क्या बोला गया है, जितने भी सारे इंश्योरर्स हैं उनको कंपलसरी इसको कंप्लाई करना है जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और कंप्लायंस सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, और उसके ऊपर सर्टिफिकेशन होगा CEO का और आपके कंप्लायंस ऑफिसर का, और ये आपको सबमिट करना है फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 3 महीने के अंदर अंदर, दैट इज ऑन और बिफोर 30th जून एवरी ईयर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखो जो आपके प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स में आपको एक तो प्रिंसिपल्स लिख रखे हैं और उसको इलैबोरेट करके गाइडेंस दे रखी है। तो जो गाइडेंस है ना उसमें कुछ नहीं है, प्रिंसिपल अगर आपको आ गया ना तो उसको ही हमें अपनी लैंग्वेज में इलैबोरेट करना है। आप रीड भी कर लोगे फिर भी आप अपनी लैंग्वेज में ही लिख कर आओगे। तो प्रिंसिपल्स अच्छे से याद कर लो, गाइडेंस पे इतना दिमाग मत लगाना, इलैबोरेशन ही है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इंश्योरर्स हैं उनको एक पॉलिसी बनानी है कि वो किस तरीके से अपनी स्टीवर्डशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाएंगे और उसको पब्लिक में डिस्क्लोज भी करो। अब याद रखना स्टीवर्डशिप ड्यूटीज मतलब जो उनकी इन्वेस्टी कंपनी है उसको चेक करो प्रॉपरली, अपना समझ के, ओनरशिप मान के, ठीक है। और पब्लिक में बताओ भी कि हम किस तरीके से इन्वेस्टी कंपनीज की गवर्नेंस को चेक कर रहे हैं। अब अगर आप देख लो गाइडेंस में, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे क्या बोल रखा है, आप क्या करो, मॉनिटरिंग करो, देन उनकी स्ट्रैटेजी, परफॉर्मेंस, रिस्क वगैरह को चेक करो, ठीक है। आपकी पॉलिसी प्रॉपरली डिफाइंड होनी चाहिए। आपका मेन एम क्या होगा, वैल्यू आपको बढ़ाना है। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आया अल्टीमेट बेनिफिशियरी और क्लाइंट। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है, पॉलिसी होल्डर्स, कि पैसा किसका लगा हुआ है, पॉलिसी होल्डर्स का। तो अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो फिर बेनिफिट या लॉस किसको होगा, अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर्स को, तो उनके लिए। तो ये इलैबोरेट, इसको आप रीड करते रहना, ओके। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या बोलता है, आपकी पॉलिसी होनी चाहिए मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनीज है तो वो ये भी सोच सकती है ना कि हम पॉलिसी होल्डर्स के बारे में क्यों सोचे, हम तो अपनी कंपनी का बेनिफिट करते हैं, तो तब क्या आ जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। तो आपको वो वाली सिचुएशंस को अवॉइड करना है। देन क्या बोला है, इंश्योरर शुड मॉनिटर देयर इन्वेस्टिंग कंपनी, ऑब्वियसली चेक करते रहो टाइम टू टाइम कि वो कैसे काम कर रही है, अब किस किस मैटर्स में, परफॉर्मेंस, लीडरशिप, सक्सेशन प्लानिंग, गवर्नेंस, रिपोर्टिंग, तो वो कैसे काम कर रही है वो आपको चेक करते रहना है। देन इंश्योरर शुड हैव अ क्लियर पॉलिसी ऑन इंटरवेंशन इन द इन्वेस्टिंग कंपनी, यानी आप ऐसा मत सोचना कि हम क्यों जाएं उस कंपनी में, आपको आपके सारे राइट्स एक्सरसाइज करने हैं, राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू अटेंड मीटिंग्स हो गया, तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपके जो भी राइट्स है एज ए शेयर होल्डर वो आपको सब जो है एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा आप उनसे बात भी कर सकते हो, आप उनसे अलग से मीटिंग्स भी रखवा सकते हो, ठीक है, तो वो सब आपको करना है। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इनके पास में एक प्रॉपर पॉलिसी होगी कोलैबोरेशन। अब देखो क्या हो सकता है कि ये लोग सोच सकते हैं कि हम अकेले चेकिंग करेंगे, हम अकेले मीटिंग रखेंगे तो प्रॉब्लम होगी, हो सकता है इन्वेस्टिंग कंपनी मना कर दे कि टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोलैबोरेट कर लेते हैं। यानी जितने भी बाकी इन्वेस्टर्स हैं इंस्टीट्यूशनल वाले,
इंस्टीट्यूशनल वाले कौन से होते हैं? जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लाइक बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इंस्टीट्यूशन वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब लोग क्या करते हैं, मिलकर ही चेकिंग कर लेते हैं, मिलकर अपनी स्टीवर्डशिप ड्यूटीज कर लेते हैं। तो अगर आपने कोलैबोरेट करने के बारे में सोचा है तो वो भी आपको वहां पे डिस्क्लोज करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। आपका क्या होना चाहिए? क्लियर पॉलिसी ऑन वोटिंग एंड डिस्क्लोजर्स ऑफ वोटिंग रिजल्ट्स। यानी आप जो उस कंपनी में वोट कर रहे हो तो आपने किस तरीके से वोट किया, क्या आपका पूरा मैटर है, और आपने कब वोट फेवर में किया, कब अगेंस्ट में किया, उसके क्या क्या रीजंस हैं, तो वो आपको रीजनिंग भी एकदम प्रॉपरली मेंशन करनी है। चलो अब देखो नेक्स्ट हमें क्या गिवन है कि आपको कब कब वोटिंग कंपलसरी करनी ही करनी है। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम जाते हैं वोटिंग में, कभी कभी नहीं भी जाते हैं कि ठीक है यार टाइम नहीं है या व्हाटएवर, लेकिन यहाँ पे आप, क्योंकि आप कौन सा इन्वेस्टर हो, बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, तो आपकी ड्यूटी बनती है, तो अथॉरिटी ने आपको क्या बोल दिया कि कब कब कंपलसरी वोटिंग आपको करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमें एक टेबल गिवन है। ये क्या बोल रहा है, अगर जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसका असेट अंडर मैनेजमेंट, जो टोटल उसके असेट्स है मार्केट में, तो वो अगर असेट्स कितने हैं, अप टू 2,50,000 करोड़, तो उस सिचुएशन में आपको वोटिंग कब करनी है? जब आपके पास पेड अप कैपिटल का 3% या उससे ज्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो एक बार नीचे वाले पढ़ लेते हैं। क्या बोला है कि अगर अप टू 2,50,000 है तो वोटिंग करनी है जब 3% एंड अबव हो। अगर 250 से ज्यादा है उसके असेट्स तो वोटिंग कब करनी है? जब आपके पास में 5% एंड अबव हो। एग्जाम्पल देख लो। फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल असेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं? 2 लाख करोड़। तो पहले चेक करो कि सिचुएशन 1 में आ रहा है या 2 में आ रहा है। ऑब्वियसली सिचुएशन नंबर 1 में आ रहा है क्योंकि अप टू 2,50,000 है। ठीक है, तो हमें वोटिंग कब करनी है? जब हमारे पास कितनी होल्डिंग है? 3% एंड अबव है। तो अब देखो फर्स्ट सिचुएशन में जो होल्डिंग है इन्वेस्टर के पास में, इंश्योरेंस कंपनी के पास में, वो कितनी है? 20,000। पेड अप कैपिटल कितना है? 10 लाख। तो क्या 20,000 3% से ज्यादा है, कम है? ऑब्वियसली कम है। तो क्या इस सिचुएशन में वोटिंग कंपलसरी है? क्या कंपलसरी नहीं है। करनी है तो बहुत अच्छी बात है, पर कंपल्सन नहीं लगाया। सिचुएशन नंबर 2 में कितना है उसके पास में? 35,000 है। तो अब क्या कंपलसरी है? बिल्कुल, क्योंकि 3% से एक्सीड कर गया, तो चाहे 3% हो चाहे 3 से अबव हो, तो 30,000 या उससे अबव होते ही आपको क्या करनी होगी? वोटिंग करनी होगी। और सिचुएशन नंबर 2 देख लो। अगर आपका AUM कितना है? लेट्स से 4 लाख करोड़ है, तो सिचुएशन में आप किस पे फॉल करोगे? सेकेंड वाले में, जहां पे 5% वाली वोटिंग है। तो आप देखो सिचुएशन नंबर 1, आपके पास सिर्फ कितने हैं? 20। वोटिंग करने की कंपलसरी नहीं। आपके पास कितने हैं? 35,000। 35,000 जो है वो 3% से तो एक्सीड कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सिचुएशन नंबर 2 में है तो हमें 3% नहीं चेक करना है, हमें 5% चेक करना है, इसीलिए यहाँ पर भी कंपलसरी वोटिंग नहीं होगी। और सिचुएशन नंबर 3 में 5% से एक्सीड कर रहा है तो यहाँ कंपलसरी वोटिंग होगी। तो इस तरीके से आपको पता करना है और डिस्क्लोजर देना है। ठीक है, एंड देन अपना 7 पॉइंट क्या कह रहा है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज हैं आपको पीरियोडिकली उसको क्या करना है? रिपोर्टिंग करनी है। तो ये हमारे सारे क्या हो गए? प्रिंसिपल्स हो गए, और ये टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है एग्जाम में। चलो अब हमें वही बेसिक गिवन है डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग के बारे में कि आपको टाइमली रिपोर्ट करना है। और अभी जो हमने बात की थी कि आपको हर 30 जून पे IRDAI को भी इस चीज के बारे में इंटीमेट करना है। चलो अब आ जाओ अपना इसके साथ में जो अपना पूरा इंश्योरेंस सेगमेंट है वो होता है कंप्लीट। तो अपने कौन कौन से हो गए? कंपनीज एक्ट हो गया, देन LODR हो गया, देन बैंक्स हो गया, देन NBFCs हो गया, और इंश्योरेंस भी हो गया। अब आते हैं लास्ट पे, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। और हमने बात की थी इसके लिए क्या है? DPE, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस है, उसकी गाइडलाइंस यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या बोला है कि आपके जो PSCs हो सकते हैं, सेंट्रल PSCs की बात हो रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। तो आइदर ये क्या हो सकते हैं? लिस्टेड भी हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं? अनलिस्टेड भी हो सकते हैं। तो अगर ये लिस्टेड है तो इनको एक तो DPE तो माननी पड़ेगी और साथ के साथ LODR भी माननी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि LODR जो है वो प्रिवेल करेगी, यानी उसका ओवरराइडिंग इंपैक्ट होगा ओवर DPE। और अनलिस्टेड वालों के लिए तो कौन सी एप्लीकेबल होंगी? जो DPE गाइडलाइंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब देखो क्या बोले, जो DPE गाइडलाइंस है वो किस किस मैटर्स के ऊपर गवर्नेंस की कंडीशन प्रोवाइड करती हैं? बोर्ड के ऊपर, देन वही कमिटीज आ जाती हैं, ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी, देन सब्सिडियरी कंपनीज, डिस्क्लोजर्स,
देन कंप्लायंस एंड शेड्यूल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है उसको। चलो अब देखो सबसे पहले इसने यहाँ पे क्या बोला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन चाहिए। आपके जो डायरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से होंगे, फंक्शनल वाले होंगे जो डे टू डे में बिजनेस में रहेंगे। देन नॉमिनी कौन से होते हैं, जो किसी बैंक या एफआई या गवर्नमेंट ने नॉमिनेट करे होते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, जो अपने फंक्शनल डायरेक्टर्स है उसमें कितनी परसेंटेज है, शुड नॉट एक्सीड 50% ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ, यानी कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अपने फंक्शनल वाले डे टू डे एग्जीक्यूटिव वाले 50%। देन उसके बाद में क्या बोले, जो नॉमिनी वाले हैं ना, नॉमिनी वाले क्या होंगे, मैक्सिमम 2 ही होंगे। इसके बाद में अगर अभी क्या बोला है कि आपका सीपीएससी लिस्टेड है और लिस्टेड होने के बाद में जो हेड है दैट मींस चेयरपर्सन है वो एग्जीक्यूटिव है, तो उस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं, एटलीस्ट 50% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स। यानी अगर आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव है तो बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कितने होंगे, मिनिमम 50%। अगर आपका किसी और केस की अगर हम लोग बात करें, दैट इज यहाँ पे या तो लिस्टेड है और अपना जो चेयरपर्सन है वो कैसा हो, एग्जीक्यूटिव हो ही ना, दैट मींस नॉन एग्जीक्यूटिव हो, या फिर आपकी जो सीपीएससी वो लिस्टेड ही ना, तो उस सिचुएशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या बोल दिया, कम कर दो। कितने हो सकते हैं वो, 1/3 हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा जो क्राइटेरिया गिवन है वो 3 का गिवन है, एक तो फंक्शनल का, एक नॉमिनी का और एक हमें किसका गिवन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का गिवन है। चलो इसके बारे में क्या बोला, जो पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं फुल टाइम के लिए नहीं आते हैं उनके लिए जो फीस है और कॉम्पनसेशन वगैरह है वो भी अप्रूवल लिया जाएगा, डीपी की गाइडलाइन से फिक्स कर रखी है बोर्ड ने, तो बोर्ड वो चेक कर लेगा और फिर एक्ट से या गाइडलाइन से आप जो है वो प्रिवेल आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में जाते हैं हम लोग नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स वही है, आप क्या बोला है कि एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग्स होगी और 1 इन एवरी 3 मंथ्स होगी, तो वो तो भाई सेम ही है। और जो उनके बीच का गैप कितना बोल दिया, नॉट मोर देन 3 मंथ्स होना चाहिए। चलो अब इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला है कि एक डायरेक्टर जो है अगर वो कमिटी में मेंबर बनना चाहता है तो वो एक टाइम पे 10 से ज्यादा कमिटी का मेंबर नहीं बन सकता है, और अगर वो चेयरमैन बनना चाहता है तो वो एक टाइम पे 5 कमिटी से ज्यादा का चेयरमैन नहीं बन सकता है, तो ठीक है। इसीलिए उसको ये वाली पोजीशंस का ध्यान रखना है कि वो 10 और 5 के लिमिट के विद इन ही फॉल। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया, 4 बोर्ड मीटिंग्स होगी, उनके बीच का जो गैप होगा वो कितना नहीं होना चाहिए, 3 महीने से ज्यादा का गैप वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देन तो वही है, कंप्लायंस वगैरह आपको करनी है और चेक करनी है। कोड ऑफ कंडक्ट कंपनी का बनाया गया होगा, बोर्ड बनाएगा, बोर्ड चेक करेगा और ऑल्सो अपनी वेबसाइट पर भी पोस्ट करेगा, ठीक है। देन आ जाते हैं हम लोग कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि बोर्ड का क्या रोल है और मैनेजमेंट का क्या रोल है, जिससे एक तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आए और दूसरा किसी का भी जो रोल है वो मिस नहीं हो पाए कि इसको ये करना था, इसको ये करना था, किसी को पता ही नहीं है, ब्लेम कर रहे हैं कि वो तो उसकी ड्यूटी थी, नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। देन आते हैं हम लोग रिस्क मैनेजमेंट में। रिस्क मैनेजमेंट हमें पता ही है, ऑब्वियसली बात है, पूरा प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस, असेसमेंट, हैंडलिंग को पूरा हमें संभालना है और हमें डिस्क्लोजर भी देना है। देन जो डायरेक्टर्स वगैरह रहेंगे उनको प्रॉपर टाइम टाइम हमें क्या प्रोवाइड करनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, दैट इज व्हाट, ऑडिट कमेटी। अब ऑडिट कमेटी हमें पता है कंपल्सरी है, होनी चाहिए। देन वहां पे क्या बोला, जो ऑडिट कमेटी है उसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर्स होंगे, 3 डायरेक्टर्स होंगे और उसमें से 2/3 क्या होंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। इसके बाद जो चेयरमैन होगा, चेयरमैन भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा और बाकी जितने मेंबर्स हैं उन सबको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें मैं बता रखे हैं। इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे रोल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो जो रोल है वो वही बेसिक, वही रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, जो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर रहेगा उनके साथ मीटिंग्स करना रहेगा। तो जो बेसिक हम पढ़ते हैं 177 में रोल में, तो आपको वही सब चीजें लिख कर आ जानी है, ओके। इसके बाद में आ जाओ मीटिंग्स ऑफ कमिटी। मीटिंग्स में क्या बोला है, एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर और नॉट मोर देन 4 मंथ्स शेल इलैप्स बिटवीन 2 मीटिंग्स। बोर्ड में याद रखना हमने 3 महीने की बात की थी, यहाँ पर कितने महीने हैं, 4 महीने हैं और कोरम बता रखा है 2 और 1/3 whichever is higher, लेकिन वहां पे मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। चलो इसके बाद में क्या बोला, इन्फॉर्मेशन वगैरह वो चेक करेंगे, तो वही वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाओ नेक्स्ट कमेटी हमारी कौन सी है, रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी कौन सी वाली, जो एनआरसी होती है उसका नाम यहाँ पे क्या दे दिया, रेम्यूनरेशन कमेटी। तो यहाँ पर क्या बोला, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होंगे जिसमें से सारे के सारे कौन से होंगे, पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में कौन कौन आता है, नॉमिनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, और इसका चेयरपर्सन कौन होगा,
इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आ जाओ, देन हमें पता ही है कि जो बोर्ड है उसको ना सिर्फ खुद का बल्कि फिर सब्सिडरी कंपनीज का भी क्या करनी होती है, गवर्नेंस चेक करनी होती है। और ऑल्सो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होल्डिंग कंपनी में है वो डायरेक्टर होगा कहाँ पे, सब्सिडरी कंपनी में। दैट मीन्स कॉमन होना चाहिए एटलीस्ट एक तो, ओके। देन डिस्क्लोजर बता रखा है, ऑब्वियसली बात है, आरपीटीज होते होंगे या नॉर्मल कोई ट्रांजैक्शंस होते होंगे जो आर्म लेंथ पे हो रहे हैं वो बता दो, जो आर्म लेंथ पे नहीं हो रहे हैं फिर उसमें वही 188 वाले कंडीशंस एप्लीकेबल हो जाएंगी। देन हमें एएस वगैरह फॉलो करना है, बोर्ड जो रिपोर्ट है उसमें डिस्क्लोजर्स देंगे कि उन्होंने किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, फ्रॉड रिपोर्टिंग अगर है तो वो कैसे है, फ्रॉड को मैनेज कैसे किया जाता है। तो ये सब बेसिक सारी चीजें हैं। अब इसमें आप इतना दिमाग लगाना भी मत, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको ऐसे हर चैप्टर में ये टॉपिक 20-20 बार आ जाता है, तो आपको सबका रिमेंबर है वो पॉसिबल नहीं है। तो हेडिंग्स पढ़ लो, कंटेंट आपको खुद को ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतना सारा याद रख सको कि अच्छा इस चैप्टर के इस टॉपिक में ये कंटेंट था, ठीक है। तो वही वाली सारी चीजें। नाउ यहाँ पे क्या बोला, रेम्यूनरेशन आप जो भी दोगे वो जितनी भी होगी, सैलरी, बेनिफिट्स, बोनस या एक्स्ट्रा वाला जो भी है, ईसॉप वगैरह अगर आप दे रहे हो तो सब कुछ आपको डिस्क्लोज करना है किसमें, अपनी एनुअल रिपोर्ट में, ओके। देन वही मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की सारी ड्यूटीज वगैरह दे रखी हैं, तो मैं बेसिक है तो लिख लेना आप लोग। चलो इसके बाद में आता है एक जो आपका एनुअल रिपोर्ट आप प्रोड्यूस करोगे उसमें एक सेपरेट सेक्शन होगा किस चीज के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में, कि हमने गवर्नेंस फॉलो की है, कंप्लाई की है या फिर नहीं की है। देन आता है कंप्लायंस। अब ऑब्वियसली बात है कि कंपनी के ऊपर कंप्लायंस तो एप्लीकेबल हो ही रही होंगी, डीपी गाइडलाइंस भी एप्लीकेबल हो रही हैं, देन मीटिंग्स वगैरह के भी एप्लीकेबल हो रही हैं, तो वो मानी है नहीं मानी है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है कंप्लायंस को, तो वो सब कुछ भी हमें ध्यान रखना है एंड डिस्क्लोजर्स देने हैं, ठीक है। चलो ओके अब चलते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो हमें गिवन है सीएसआर गाइडलाइंस जो कि एप्लीकेबल होने वाली हैं सीपीएसईज के ऊपर। अब इसमें 90% चीजें तो हमें ऑलरेडी पता है, जो सीएसआर सेक्शन नंबर 135 है कंपनीज एक्ट का वही एप्लीकेबल है, कुछ चीजें नई है तो जो अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये पॉइंट जो है वो अलग है अपने नॉर्मल सेक्शन 135 से। देखो यहाँ पे अगर आपको पता हो 135 में 3 लिमिट्स गिवन है, 3 लिमिट्स कौन कौन सी हमारी, नेट प्रॉफिट की लिमिट है, देन नेट वर्थ की लिमिट है और नेट उसके बाद में जो अपना टर्नओवर है उसकी लिमिट है। नेट प्रॉफिट की लिमिट सबको पता है 5 करोड़ और अबव है, नेट वर्थ की कितनी है 500 करोड़ और अबव, और जो हमारा टर्नओवर है उसकी लिमिट कितनी है 1000 CR और अबव। इनमें से अगर आप कोई भी लिमिट में फॉल करते हो तो आपके ऊपर CSR मैंडेटरी हो जाता है, फाइन, ये अपनी नॉर्मल लिमिट है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल प्रॉफिट मेकिंग सीपीएसईज, यानी यहाँ पर आपका प्रॉफिट 5 करोड़ की लिमिट जो है ना वो हमें नहीं चेक करनी है, 5 करोड़ की लिमिट से कम भी है प्रॉफिट तो प्रॉफिट हो रहा है ना तब भी आपको सीएसआर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पर जितनी भी सीपीएसईज प्रॉफिट कमा रही हैं हमें लिमिट नहीं चेक करनी है, प्रॉफिट है मतलब सीएसआर तो कंपल्सरीली एप्लीकेबल होगा। अभी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लिमिट्स हम बाद में चेक कर लेंगे। आप मान लो कि जो आपकी नेटवर्थ और टर्नओवर और प्रॉफिट की लिमिट के आप विद इन फॉल नहीं करते हो, आपकी काफी कम है, लेकिन आपने प्रॉफिट कमा लिया तो प्रॉफिट कमाते ही आपके ऊपर सीएसआर एप्लीकेबल हो जाएगा। और जब अब देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर होता है वो कितना होता है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, है ना। यहाँ पे क्या बोल दिया, अगर आप किस में फॉल नहीं कर रहे हो, उन लिमिट में फॉल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ प्रॉफिट कमा रहे हो, तब के लिए मैंडेटरी तो है। और आपके लिए कितना मैंडेटरी है, जो 2% आपको स्पेंडिंग करनी है वो 2% किसकी करनी है, प्रॉफिट मेड इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी तब आपको तीनों जो ईयर्स हैं उनका मिला के लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो दैट मीन्स अगर आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाते ही आपके ऊपर मैंडेटरी है, भले ही आप उन लिमिट से फॉल नहीं भी करते हो स्टिल मैंडेटरी है। तब आपको कितना कवर करना है, कितना स्पेंड करना है, 2% ऑफ प्रीसीडिंग ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन एक और पॉइंट है, मान लो कि आप जो है ना वो लिमिट्स में फॉल कर जाते हो। फर्स्ट वाले में क्या था, लिमिट्स में फॉल नहीं कर रहे पर प्रॉफिट कमा रहे हो, इसमें ये क्या बोल रहा है, अगर आप लिमिट्स में फॉल कर जाते हो दैट मीन्स आपका प्रॉफिट तो है और वो प्रॉफिट कितना है, लिमिट्स वाले से ज्यादा, दैट मीन्स 5 CR है या से ज्यादा है, या आपका नेटवर्थ एक्सीड हो गया या आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया, तो आप लिमिट्स में फॉल कर गए। लिमिट्स में फॉल कर जाओगे ना तब आपको कितने % स्पेंडिंग करनी है, एटलीस्ट
2% एवरेज नेट प्रॉफिट, यानी लिमिट से फॉल करते ही फिर तो 135 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप 135 में फॉल नहीं करते हो लिमिट्स में तो फिर आप प्रॉफिट चेक करो, 135 में फॉल करते हो तो फिर एज इट इज 135 वाला सेक्शन एप्लीकेबल होगा, तो आपको 2% ऑफ एवरेज करके ही निकालना होगा नेट प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बाकी सब तो बेसिक्स से ही चलेगा जो हम नॉर्मली भी पढ़ते हैं। देखो देन सेकंड वाला पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपकी क्या होनी चाहिए, सीएसआर सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसी होनी चाहिए। सीएसआर अगर आप करोगे तो वो किस अकॉर्डिंग्स में करोगे, जो अपने एक्ट का शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज गिवन है उसके अकॉर्डिंग्स में करोगे। इसके बाद में क्या बोला है, आपने सीएसआर पॉलिसी बना ली, अगर आपको उस पॉलिसी में कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड करने हैं बीच में साल के तो आप कर सकते हो, बोर्ड का अप्रूवल ले लेना। और उसके बाद में अगर आपने जो आपका 2% का अमाउंट है अगर आपने स्पेंड नहीं किया तो एक तो आपको बताने पड़ेंगे रीजंस कि आपने क्यों नहीं किया, और इसके अलावा जो आपने 2% अभी खर्चा नहीं किया वो अगले साल पे क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, यानी फिर आपको जो नेक्स्ट ईयर है उसमें वो प्रीवियस ईयर वाला भी एक्सपेंस करना पड़ेगा, लैप्स नहीं हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है, आप जब सीएसआर की एक्टिविटीज सिलेक्ट करोगे तो ऐसे एरियाज पे ध्यान देना जो मोस्ट कंसर्न वाले, यानी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, जब हमें अर्जेंट जो है वो केयर की जरूरत है या हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आपको वही एरियाज के नाम दे रखे हैं, लाइक ओबीसीज, माइनॉरिटी हो गया, गर्ल्स हो गया, एजुकेशन वगैरह, सैनिटेशन हो गया, ये सब बेसिक चीजें। ठीक है, इसके बाद में क्या बोला है यहाँ पे कि आप अपने सीएसआर और सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी को क्या कर लो, अलाइन कर लो, मतलब आप अपना काम रिलेटेड रखो। ठीक है, जैसे बिजनेस वाला और सीएसआर वाला कि आपको एकदम अलग से जाके बेसिकली जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है तो आप वही काम करो, फिर आपको अलग से करोगे तो फिर एजेंसीज वगैरह अपॉइंट करनी पड़ेगी, तो अलाइनमेंट है तो काफी बेटर है। अब देखो इसके बाद क्या बोला है कि जितने भी सीपीएससीज हैं उनको सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आपको मानना ही मानना है, आप जो है वेस्टेज का रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं कर सकते, तो वो आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज सुनो, यहाँ पर हमारा आ रहा है एक तो सीएसआर पॉलिसी और एक सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी। आई होप सबने चैप्टर नंबर 14 पढ़ लिया होगा अपना रिपोर्टिंग वाला, वहां हमने बात की थी सस्टेनेबिलिटी जो होती है, सस्टेनेबिलिटी एक्स्ट्रा एफर्ट है जो आप अपने लिए कर रहे हो, और सीएसआर क्या है, मैंडेटरी है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, सस्टेनेबिलिटी में आपने जो भी एक्स्ट्रा काम किया, 3 आवर्स वाला काम किया, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, या आपने अपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ बेनिफिट्स के बारे में सोचा, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि हम, या फिर आप मान लो आप जब बिजनेस कर रहे हो तो आप प्लास्टिक्स का यूज नहीं कर रहे हो, तो आप क्या ये बोल दोगे कि हम अपने बिजनेस में ये वाले एफर्ट्स कर रहे हैं तो मतलब सीएसआर करने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने सस्टेनेबिलिटी कर भी ली ना तो वो तो एडिशनल एफर्ट कर रहे हो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सीएसआर के 2% के एक्सपेंस में काउंट होगा। सीएसआर के 2% के एक्सपेंस में शेड्यूल 7 वाली एक्टिविटीज ही आनी चाहिए, उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा काम करते हो वो अलग है, वो सस्टेनेबिलिटी है, वो आपकी इच्छा से हो रहा है, तो वो सीएसआर के 2% में काउंट नहीं होगा। दैट मीन्स सीएसआर का 2% आपको अलग खर्चा करना है, सस्टेनेबिलिटी आप करना चाहते हो यानी एक्स्ट्रा आप कोई भी एफर्ट डाल रहे हो तो आप अलग से कर लो, अच्छी बात है, उसके भी बेनिफिट्स मिल जाएंगे, वो 2% में काउंट नहीं होगा। ठीक है, चलो अब देखो क्या बोला है बेसिकली कि अगर आप सस्टेनेबिलिटी मानते हो, यानी आपने सीएसआर तो मैंडेटरी कर लिया, सस्टेनेबिलिटी में हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के बारे में सोच लो, यहाँ पे 3 आवर्स लिखे हुए हैं इनके बारे में सोच लो, ऐसे गुड्स बनाओ जो हेल्दी है, सेफ्टी है। ठीक है, सो बेसिकली ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो करना है वो ध्यान देना है। इसके बाद में क्या बोला है कि वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज, विमेन, फिजिकली चैलेंज, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब कैटेगरी पे आप ज्यादा ध्यान दे लो, तो बेसिक चल रहा है। इसके बाद में यहाँ पे क्या बोला, आपका सप्लाई चेन नेटवर्क। अब देखो क्या होता है, जो अपनी पूरी चेन होती है, सप्लाई चेन, यानी मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, देन होलसेलर्स आएंगे, रिटेलर्स आएंगे, फिर कस्टमर्स आएंगे, तो आप प्रमोट करो कि जितने भी आपके लोग सप्लाई चेन में ना वो सबके सब सस्टेनेबिलिटी मानते हैं। आप प्लास्टिक्स का यूज नहीं कर रहे, आप एनिमल प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर रहे, आप वीगन हो, आप क्रुएल्टी फ्री हो, लेकिन आपका सप्लायर जो है वो ये बातें नहीं मानता, तो वो जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा उसमें तो ऑलरेडी एनिमल स्किन का यूज हो गया ना, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बना, आपके प्रोडक्ट वीगन कैसे हो जाएंगे, क्रुएल्टी फ्री कैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या बोला गया कि आप इंश्योर करो कि आपके सप्लाई चेन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सबके सब क्या हो, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को मान रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ग्रीनिंग द सप्लाई चेन। देन अगर हम सीएसआर कर रहे हैं तो पहले हम प्रेफरेंस हमेशा किसको देते हैं, लोकल एरिया को, लोकल एरिया हो गया, फिर प्रेफरेंस किसके पास में जाती है, कंट्री में कहीं पर भी आप लोग कर सकते हो।
चलो, इसके बाद में क्या बोला है कि आप जिसके लिए बेनिफिट का काम कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एजुकेशन के लिए कर रहे हो तो आप वो स्टेक होल्डर जो है यानी जिसको आप एजुकेशन दोगे उनसे उनकी नीड्स पूछो कि क्या क्या एरिया में आप इंटरेस्टेड हो, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्टेड हो, किस प्लेस पे हम स्टैब्लिश करें, कौन से क्लास में बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप स्टेक होल्डर से बात करो। डायलॉग यानी ड्यूअल कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुद की भी बोलो उनकी भी सुनो। इसके बाद में क्या बोला है, ये तो हमने रिपोर्टिंग पढ़ी ली थी कि आपने जो भी सीएसआर किया है उसकी आपको बोर्ड रिपोर्ट के साथ में अटैच करनी पड़ेगी सीएसआर रिपोर्टिंग, तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 14 चैप्टर में, सेम ही बात बोली है। इसके बारे में क्या बोला है कि आप जो है ना सीएसआर करने से पहले चेक कर लो कि आप जिस भी एरिया में सीएसआर करना चाहते हो वहां पे किस चीज की जरूरत है, ठीक है, यानी क्या चीज डेफिशिएंट है, कमी है, उसके बाद में आप क्या कर लो सीएसआर कर लो। और एक बार आपने सीएसआर कर लिया उसके बाद में आप चेक कर लो इम्पैक्ट कि आपकी वजह से कोई बेनिफिट भी हुआ है या वो फालतू ही चला गया, ठीक है। तो नीड भी चेक कर लो पहले और होने के बाद इम्पैक्ट भी चेक कर लो। अच्छा, इसके बाद में ऐसा नहीं है कि जो सर्वेज आप करा रहे हो उसमें क्या बोल दिया आपने कि मैंने जो खर्चा कर दिया वो पूरा ही खर्चा इनमें ही कर दिया, तो ये आपको क्या बोल रहा है कि आप जो इन दोनों सर्वेस पे एक्सपेंस करोगे वो आपके टोटल एक्सपेंस का सिर्फ 5% के अंदर अंदर हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स फॉर एग्जांपल आपका जो 2% का वैल्यू है एक्सपेंडिचर का वो 10 लाख रुपए और आप क्या बोल रहे हो हमने 8 लाख रुपए का क्या कर दिया, ये सर्वेज ही कर दिया, तो कोई सेंस बन रहा है इस बात का? नहीं। तो आप वो जो 10 लाख का ओनली 5% तक की लिमिट में ही काम कर सकते हो, नीड असेसमेंट और इम्पैक्ट असेसमेंट। इसके बाद में क्या बोला है कि आप अकेले काम करो इससे बेटर है बाकियों के साथ मिलकर काम करो, तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा एरिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है, कोलैबोरेशन में काम करो। देन आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा गाइडलाइंस जो हैं वो गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, एक्सपेंस आपको किस तरीके से करना है, तो इन्होंने 2018 में गाइडलाइंस इशू की थी। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ना जो सीपीएसईज हैं हर साल एक थीम बना लो कि है ना, मतलब जितने भी सीपीएसईज हैं वो इस थीम में ज्यादा खर्चा करेंगे। जैसे 2018 के लिए उन्होंने क्या थीम बनाई थी, स्कूल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो उस टाइम पे जितने भी ऑलमोस्ट सीपीएसईज हैं वो सब इस थीम को प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा एक एरिया प्रॉपर डेवलप हो जाएगा एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और फिर क्या बोल रहे हैं कि जो भी आपने थीम सिलेक्ट की है उस थीम के लिए जो आपका एक्सपेंस है वो कितना रख लो, 60%। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें कि टोटल जो आपका एक्सपेंस है वो 10 लाख का आ रहा है, तो आप जो 6 लाख है वो किस में लगा दो, जो थीम डिसाइड हुई है, बाकी 4 लाख अपने अकॉर्डिंग किसी और एरिया में भी आप लगा सकते हो। और मैं प्रेफरेंस किसको देनी है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि जो बैकवर्ड है, जिनको ग्रोथ की प्रमोशन की बहुत जरूरत है, आप वहां पर उनको क्या करो, प्रेफरेंस दो, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोला है यहाँ पे, जो नीति आयोग है गवर्नमेंट का उसको अथॉरिटी दी थी कि वो इस पूरे प्रोग्राम थीमेटिक प्रोग्राम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें, और ये जो गाइडलाइंस है इन्होंने पहले वाली गाइडलाइंस को रिमूव किया था, तो ये हमें पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, इसको रिमूव वहां पर कर दिया गया, ठीक है, ये नहीं सॉरी ये वाला। चलो, तो विद दिस जो अपना चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 वो भी होता है कंप्लीट। चैप्टर 2 देखो थोड़ा सा लेंदी है, एक बार रीड कर लोगे तो काम हो जाएगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा स्टीवर्डशिप कोड था, इंश्योरर्स वाला, वो आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। बाकी सबको एक बार रीड भी कर लोगे तो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।